सर वो इंदौर का आपका रजिस्ट्रेशन हो गया? हाँ हो गया, कंफर्मेशन आ गया। हाँ सर, मेरा भी आ गया सर। टिकट भी बुक कर दिया, वो भी भेज दिया उनको, वो चाहिए थे। अच्छा। ज्योतिष के विमान में पेज। सर ये हो जाए पूरा, फिर मेरे को अच्छे से वो लब्धियां और गुणस्थान कंप्लीट करना है, तो फिर वो मैं पहले से करके रखूंगी तो फास्ट हो जाएगा। आपका कुछ नेट इश्यू है क्या? फिर अभी ठीक हो गया ना? अभी लग ठीक है नहीं ना? रहा था। हाँ हाँ, ओके। आ रही है सर आवाज? कट रही, ब्रेक हो रही है। हाँ अभी आपने कुछ कहा क्या पंचलब्धि के बारे में? हाँ सर, मैं कह रही थी ये जैसे ये कंप्लीट हो जाता है तो थोड़ा सा पंचलब्धि और गुणस्थान कंप्लीट कर लेंगे, थोड़ा फास्ट कर लेंगे, मैं पढ़ के रख लूंगी पहले से। हाँ हाँ कोई बात तो नहीं, जरूर तो मुझे करेंगे। वो शिविर में थोड़ा ठीक रहेगा। हाँ हाँ यस, वो पंचलब्धि बहुत जरूरी है। पंचलब्धि और गुणस्थान दोनों, फिर आनंद आएगा। वरना क्या होगा, वो सीखने में चले जाए। एक बार सीख के बैठेंगे ना, तो ग्रहण करने में आसान होगी। वहां पर भी बहुत टाइम मिलेगा, अगर हमें डिस्कस करना हो। रोज 7:30 से 9:30 सवेरे है, तो 9:30 से हम्म। 2 बजे तक फ्री है। लंच का टाइम मिला के अगर कर देते हैं, फिर 2:30 से मेरे ख्याल से 3 से 5 है दोपहर का क्लास। बट दोपहर की क्लास हम्म। क्या होती है, वो सवेरे शाम से कनेक्टेड नहीं होती, एक डिफरेंट टॉपिक होता है। और शाम का फिर 7:30 से 9:30 है। तो 3 से 5, 5 से 7, और ये 2 घंटे वो है। शाम के बाद 10, शाम का 1 घंटा वो, और सवेरे 10 से 3, 11, 12, 5, 6, 7 घंटे आराम से मिलते हैं। उसमें से 25%, 2 घंटे भी निकाल लो तो वहां भी डिस्कस कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नाटक देख लिया था कल, 181 तक हो गया था। सर ये मेरू पर्वत से 1121 योजन, यानी कि जो 10,000 योजन का मेरू पर्वत है वो हटा के ना? हाँ हाँ हटा के होगा वो। मतलब मेरू की जो आउटर लाइन है, आउटर डायमीटर है या लाइन है, उससे दूर होंगे ये। हम्म। बाकी बाकी अब इसमें कई सारे वर्ड आए थे ना कल। एक बार जस्ट आप रिपीट कर दीजिए, आपने क्यों ज्योतिष के विमान का 179 से कुछ जो वर्ड्स हैं अंडरलाइन अगर किए हैं तो। नहीं सर, मैंने देखा नहीं ये वाला, मैं पीछे वाला ही कल कंप्लीट किया मैंने। अच्छा, थोड़ा मेरा नहीं तबीयत नहीं, इसमें ठीक था अंडरलाइन तो। किया होगा ना, ये बेसिकली ज्योतिष के हाँ सर, विमान एक तो ये में। हाँ एक तो यही है, 790 से 900, 90 योजन। 110 का ये हाँ हो हाँ। गया। और हम्म। एक है जो पॉइंट अब बोल रहे थे ना, उतनी दूरी पे वो भी था एक। हाँ, मेरू पर्वत से 1121 योजन ग्यारह सौ दूरी पर इक्कीस से इनका भ्रमण करते हैं, ये भी है क्या? हम्म। और मेन पॉइंट ये है कि ये एक राजू लंबी, यही इसी 117 लास्ट मध्यलोक में एक राजू लंबी चौड़ी रसनाली के पूर्व पश्चिम दिशा में अंत में जो धनुधरी वातवल है, वहां तक असंख्य द्वीप और समुद्र, जहां तक वहां तक ये सारे ज्योतिष ये विमान वहां पाए जाते तक ओके। हाँ सर, ये दिमाग से निकल गया था। हैं। हाँ ये वाला पॉइंट है। हम्म। बट स्थिर अस्थिर है उसमें। मेरू की प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा जो है ये, चंद्र सूर्य तारे घूमते हैं। आप देखना इसको क्या लिखा है, ढाई वहां द्वीप के नहीं तक घूमते अर्थात हैं? मनुष्य अच्छा। लोक तक के। पहली बात तो मनुष्य, चंद्र सूर्य तारे घूमते हैं, मेरू की प्रदक्षिणा करते हैं। उनमें से बहुत से तारे स्थिर भी है, परंतु ढाई द्वीप के बाहर के द्वीप और समुद्रों के ऊपर जो ज्योतिष विमान है, सूर्य चंद्र तारे वहां भी है, वे सब स्थिर है, उनका भ्रमण नहीं होता।
ठीक है सर। और फिर हाँ, अंधेरा और उजाला, ये सारा ये हमारा ओनली भरत और अरावत क्षेत्र में होता है, जहाँ पर ये सूर्य चंद्र है। दिन रात की जो कल्पना है ना, वो सिर्फ यहाँ पर है, क्योंकि वहां पर तो कंटिन्यूअस फिर एक ही चीज चलती है। और हम्म। जो 100 इंद्रों में एक इंद्र चंद्र होता है, सूर्य प्रतींद्र होता है। सर सर फिर यहाँ ये वाला थर्ड पैराग्राफ, मतलब दिनों रात का परिवर्तन तो मनुष्य लोक में होता है, हम्म। तो फिर वहां का कुछ बताया नहीं ना इन्होंने। वहाँ कुछ नहीं है ना। हम्म, वहाँ कल्प वृक्ष होते हैं क्या वहाँ पे थोड़ी होते कहाँ हैं? पे? मतलब वहां पे कल्प वृक्ष का उजाला है क्या? वो तो है, ये यस, कर्क वृक्ष का उजाला है। और वो डिम होते जाते हैं, देखा था ना, उनकी रोशनी कम हम्म, होती जाती है, आभा जब और सूर्य चंद्र नजर आने लगते हैं। वो वो चूंकि इतने आभाशाली है कि उनकी ही रोशनी से होता है। मतलब वहां पे शायद चौथा काल था ऐसा कुछ था ना, भोग अपन ने। वो तो काल उसके अपेक्षा से है। एक मिनट। तीनों जगह ही कल्पवृक्ष देखे थे, भोग भूमियों में और स्वर्गों में, तो वहाँ उसकी आभा होती है। वो तीनों काल तक होती है। चौथे काल में वो आभा समाप्त होने लगती है, तब सूर्य चंद्र नजर आते हैं। यहाँ पर चौथे काल में, वहां तो ऐसा कुछ नहीं है, वहां तो सतत वही रहता है। ये हो गया। और हाँ, ज्योतिष्क विमान क्या है? मतलब वो विमान तो पृथ्वी कायिक है। पृथ्वी कायिक है। पृथ्वी कायिक में आतप नाम कर्म का उदय है, उस कारण से उष्णता उसमें होती है। हम्म। और चंद्र ठीक विमान है। में वो भी पृथ्वी कायिक है शरीर, नाम कर्म, और वहां पर ये ज्योतिष्क देव होते हैं। अब देखिए, वो जगह तो है उष्ण गर्म, और ये देव है ज्योतिष्क देव। और ये तो इनका अभी काल लिखा है क्या कहीं पे? इनका कौन सा काल है? देव है तो देव तो सारे के सारे उत्तम भोग भूमि है क्या? ये भूमि भोग भूमि कहाँ है वहां पे? ये तो नहीं, हवा में। भोग भोग भूमि मतलब वैसा काल। काल। भोग भूमि का हाँ मतलब हाँ। वैसा, इस मतलब जो आप पे रहते हैं वहां पे उनके विमान है, लेकिन जहाँ चारों तरफ है वो तो बहुत गर्म है। लेकिन और गर्म भी कितना है देखिए, आज इमेजिन करिए वहां का कितना डिग्री होगा, और वहां पे उनके विमान है। हम्म। और वो तो वहां पे रहते हैं, हम यहाँ लेकिन पे विमान। रहते हैं तो उतनी उष्णता यहाँ पे आती है, तो वहां तो मिलियन डिग्रीज का टेम्परेचर है। अगर हम अब अपने वो सूर्य की बात से बात करें तो, क्योंकि आतप नाम हम्म। कर्म का तो उदय है, उष्णता युक्त होती है। ये सभी विमान पृथ्वी कायों के शरीरों से बने हैं। सूर्य विमान के पृथ्वी कायों के आतप नाम कर्म का उदय है, उष्णता युक्त प्रभा होती है, गर्मी वाली। और चंद्र विमान में उद्योत नाम कर्म वैक्रिक शरीर। आ, ये लिखा है नहीं, चंद्र यहाँ था पिछले वाले में। इनके रहने के स्थान को विमान कहते हैं। ये अर्ध गोलाकार होते हैं, जैसे कोई नींबू का आधार, ठीक है। ऊपर के सतह पर, सपाटी पर जिन ग्रह जिन मंदिर आते हैं, रहने के मंदिर महल भी होते हैं। सोच के देखिएगा, वहां पे इतनी गर्मी है, पृथ्वी कायिक है, वहां पे उनके विमान है, विमानों में वो रहते हैं। और इनका उदय मतलब जो है उसके सो ऊपर भोग, उनकी सतह पे मंदिर भी होते हैं। मंदिर भी है। और इनका काल चल रहा होता है भोग भूमि का। मतलब देव सारे भोग भूमि की जो उनके गुण होते हैं भोग भूमि के अनुसार होते हैं। सुविधाएं होती है हम्म। भोग भूमि के अनुसार, शरीर होता है भोग भूमि के अनुसार, वैभव होता है भोग भूमि के अनुसार। मतलब वो एक चीज बताया था ना, जब नरकों में के बारे में बताया था। हॉस्पिटल में पूरे जो पेशेंट होते हैं वो तो दर्द से करा रहे होते हैं, दर्द में होते हैं। लेकिन जो डॉक्टर होता है वो ऐसा नहीं होता, वो भी क्योंकि हॉस्पिटल है, तो पेशेंट तो दर्द में होता है, लेकिन डॉक्टर नॉर्मल रहता है, वो फिट हम्म। रहता है।
तो जगह के हिसाब से फर्क नहीं पड़ता है, आपकी अपनी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से फर्क पड़ता है, आपके उदय के अनुसार कषायों के कारण। ये एक रहा। हम्म। और अब वैक्रिक शरीर के बारे में बताया था, वैक्रिक समुद्घात। अच्छा, आपने कुछ समुद्घात के बारे में भी देख लेंगे, उसको इसी में आ जाएगा कहीं ना कहीं। हाँ तो सर, है आगे हम्म तो समुद्र के अभी बारे 3 में। शरीरों के बारे में इसमें बताया गया है। एक तो वैक्रिक समुद्घात अलग चीज है, और हम्म। वैक्रिक शरीर होना अलग चीज है। वैक्रिक ठीक है। शरीर जिससे विक्रिया कर सकते हैं, छोटा बड़ा लंबा चौड़ा, बिना तोड़े, बिना तोड़े, हम्म। बिना तोड़े, मतलब मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरे सामने 1 लाख सैनिक बना दूं मैं, वो 1 लाख यही सैनिक विक्रिया विक्रिया करते हैं ना, कंटिन्यूटी में खुद ही सारे से? अलग होते हैं, ऐसे बना लेते हैं ना, ये सेना बना लेते हैं विक्रिया से। हाँ सर, वो जैसे वो रावण पिक्चर में बनाया हाँ, था उसमें। तो उसमें हाँ। आत्मा के प्रदेशों में ब्रेक नहीं है, पॉइंट अच्छा। ये है। विक्रिया है, आत्मा के प्रदेशों में ब्रेक नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब सारे कनेक्टेड हैं आपस में, अगर वो पूरे अंदर ले लेगा तो सारे अंदर आ जाएंगे, अच्छा। शरीर समाप्त। ठीक है। बट अब क्या, जो उसने सामने 10 सैनिक बनाए हैं, वो सैनिक उनमें हम्म। जीव है, जीव तो दूसरा नहीं होगा, जीव तो ये खुद ही का होगा। ओनली वैक्रिक, बाहर से वैक्रिक पुद्गल वर्गनाएं ग्रहण करे, जीव तो वही होगा। सर लेकिन जो जैसे अपन मूवी में देखते हैं तो उसमें उसको जैसे मारना है तो उसको मेन को ही मारना पड़ता है, बाकी को मारते हैं तो कुछ नहीं होता। हाँ, ऐसा यस। अपने इसमें तो फिर वही। सर लेकिन सर अपने इसमें तो जो आत्मा के प्रदेश यहाँ है वो ही वहां भी है, तो हाँ, सेम सेम दो क्वालिटी है ना, ये सेम सेम डिफरेंस होगा। क्वालिटी, हाँ सेम सेम है, सेम सेम है। और नहीं सर, ये भी वैसा ही होगा, विक्रिया में भी जो बनाए हैं हाँ हाँ, ओरिजिनल अलग होगा, ऐसा कुछ है? नहीं, मेन चीज है कि आत्मा के प्रदेशों में ब्रेक नहीं है। ब्रेक होगा तो फिर आत्मा दो नहीं हो सकता ना, अभेद है ये तो। लेकिन विक्रिया भी हम्म। करते हैं, अन्य शरीर भी बनाते हैं अपने से अलग, तो मतलब वो आत्मा के प्रदेश बाहर निकल के फैल जाते हैं वहां पे वो, और वैक्रिक उद्गल वर्गनाएं, वैक्रिक वर्गनाएं ग्रहण कर लेते हैं। शरीर उससे बनता है, आत्मा इन्हीं की होती है, जीव इन्हीं का होता है। तो एक विक्रिया शरीर हो गया, और हमारा और तिर्यंज का औदारिक शरीर होता है। 3 तरह के शरीर होते हैं ना, औदारिक शरीर, वैक्रिक हाँ शरीर, सर। और एक आहारक शरीर। आहारक शरीर सिर्फ हमारा मुनियों के तो होता है। और हाँ, मुनियों के होता है, छठे आहार नहीं होता। गुण स्थान में देखना, निकाल के इसको आप अभी क्लियर कर लीजिए, गुण स्थान निकाल लीजिए, छठा गुण स्थान, उसमें हाँ सर, वैक्रिक। वो पढ़ा मैंने, कल ही पढ़ा। और छठे गुणस्थान में ही जाते हैं मुनि, हाँ, उसके 7वें अलावा में नहीं। तो अंदर रहते अपने, हाँ सर। आत्मा में रहते हैं, तो छठे गुण स्थान में ही होगा। हाँ, हाँ सर, छठे में पेज नंबर 72 में लिखा हुआ है, आहारक आदि रिद्धियों का उपयोग इसी गुणस्थान में होता है। करेक्ट, गुड, निकाल लिया। सर ये मैंने कल ही पढ़ा था। इसमें है, किसमें, पतली वाली बुक में है क्या? हाँ सर, भक्ति वाली बुक में आपने काफी समझाया भी है उसमें क्लास में, वो 2-3 लोगों को ना, हम्म। उसको वापिस 7वें में जाके वापिस पीछे आके समझाया था। हाँ, बहुत बहुत पढ़ा है हमने, गुलिस्तान और हम्म। तत्व चर्चा, और ये बाद में एक और चीज बहुत अच्छी पढ़ी है हमने। ठीक है, आपको मिल गया ना, ओनली छठे गुणस्थान हाँ में है ना। हाँ, हाँ हाँ क्योंकि हाँ सर। 7वें में तो अंदर में होते हैं, शुद्धोपयोग होता है, तो वो नहीं होता है, और कारण भी सर और बताया होगा उसमें। सर औदारिक को कैसे डिस्क्रिप्शन करेंगे, औदारिक का? 1 मिनट। औदारिक, हमारा शरीर औदारिक शरीर है ना, हमारा और तिर्यंच का औदारिक शरीर है, तो फिर औदारिक। औदारिक में वो कैसे करें? जैसे विक्रिया में क्वालिटी बताई कि वो हाँ इतने बना हाँ देता है, आहारक में मैंने बताया कि मुनियों के आत्म प्रदेश जाके और आते हैं, हाँ वही मतलब समुद्घाट टाइप ना आहारक में। हाँ, आहारक समुद्घात हो जाएगा, वैक्रिक हम्म। समुद्घात, आहारक 7 तरह के समुद्घात है, वो भी हमने एक बार इसमें भी है। जो गुणस्थान की इन्फो एक फोल्डर है ना मेरा, मैंने दिया था, वो है क्या गुण, गुण?
हाँ, आपने एक फोल्डर दिया था हाँ, जिसमें। उस फोल्डर में ये भी आती है, 7 तरह के समुद्गात है, वो भी उसमें एक ही जगह डाल दिया। तो ठीक है, मैं किस तरह के क्या देखूंगी। होते हैं वो वहाँ मिल जाएंगे सारे। तो गुण स्थान के साथ आप जहाँ भी सेव कर रहे हो उसको साथ में रख लेना। पूरे 11वें गुण स्थान में सारे होते हैं। तो 11वें गुण स्थान में जितने भी होते हैं ना, वो सारी डिटेल उसमें है। सर तो फिर औदारिक के बारे में जैसे क्या होता है, जैसे या तो ये गलता सड़ता है, ऐसा कुछ इसके कुछ डिस्क्रिप्शन क्या करेंगे? पहले तो इसको इसको जो पुद्गल की है वो आहार वर्गना है, ग्रहण करके बनती है। और मनुष्य और तिरंज का जो शरीर होता है वो आहारक वर्गनाओं से बना होता है। तो ये हमारा क्या शरीर है, ये हम्म। जुड़ना, पुद्गल का जो सामान्य स्वरूप है, गलना और बिछड़ना, जुड़ना बिछड़ना, जुड़ना बिछड़ना इसमें चलता रहता है। क्योंकि प्रति समय सेल के अपेक्षा से भी समझेंगे तो प्रति समय इसमें नए परमाणु आ रहे हैं, कुछ परमाणु गल के बिखर जा रहे हैं। कर्मों की अवस्था से भी जो परमाणु हैं आ रहे हैं, और कुछ ग्रहण कर रहे हैं, कुछ हमारे से छूट के अलग चले जा रहे हैं। पुद्गल के प्रति समय हो रहा है, अनंत परमाणु हम ग्रहण कर रहे हैं। तो 5 तरह की वर्गना है यहाँ पे, आप लिख लेना बाद में। हम जो शरीर है वो तो आहार वर्गना से बना है। अच्छा, ये मन वर्ग, पांचों वर्गनाएं औदारिक शरीर में ही होती है? नहीं, देख, ठीक है, नहीं, आहारक वर्गना से हमारा औदारिक शरीर बना है। हम्म। ये आहारक नहीं, कौन सी है, ये औदारिक शरीर बना है हमारे। 5 तरह की औदारिक शरीर में, ये सर एक अभी तो क्या, मनोमय होती है वर्गना, नहीं ये भाषा बताइए, वर्गना ये होती नहीं, औदारिक शरीर की वर्गना है, उद्गल वर्गना है ये। क्या है, एकदम वर्ड निकल ही जाता है। हमारा शरीर जो है, एक तो औदारिक शरीर जिससे बना है वो वर्गना है। दूसरा, है। हम्म। इस शरीर को चलाने के लिए तेजस वर्गना होती है, इसको कांति देती है। हाँ। और सर उसके एक बाद, भाषा वर्गना, मनोमय। नहीं, पहले शरीर के बारे में देख लेते हैं। ये औदारिक शरीर, अच्छा। और औदारिक शरीर उसको चलाने के लिए तेजस वर्गना है, और उसके साथ कारमान वर्गना है। ठीक है। और उसके बाद वचन के लिए भाषा वर्गना। अच्छा। और हाँ, उसके, ऐसे याद हाँ, कर। उसके बाद 5वां आता है मनोवर्गना। तो जिस जिसको हम्म। मन होगा उसको ये मनोवर्गना टाइप की वर्गना अट्रैक्ट करेगी। ठीक है। तो 5 तरह की वर्गनाएं होती है, उनसे ये शरीर बनते हैं। एक वर्गना दूसरे वर्गना में इंटरफेयर नहीं करती है, तो पुद्गल का बिल्कुल क्लियर नियम है। और ये समुद्गात हो गया एक वर्ड, और 5 तरह के शरीर हो गए, और 2 स्पेशल टाइप के नाम कर्म हो गए, आतप नाम कर्म, उद्योत नाम कर्म। ये हो गए। फिर पृथ्वी का एक हो गया, वैकृत शरीर हो गया, और ज्योतिष देवों के नगर, हाँ, ज्योतिष विमानों के ऊपर ज्योतिष देवों के नगर है। ओके, जिन मंदिरों से युक्त, वहाँ जिन मंदिर भी है। और 3 तरह के बता दिए थे। अधोलोक में तो, अधोलोक में मतलब त्रसनाड़ी में हो गया ये। त्रसनाड़ी में 7 करोड़ के करीब हो गया कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्यालय। और ऊर्ध्वलोक में 1 करोड़ से भी कम, 84,97,023। और मध्य लोक में हम्म। तो 428 बताए थे। तो ये तो त्रसनाड़ी की अपेक्षा से हो गए। नहीं, ये ढाई द्वीप हाँ की सर। अपेक्षा से हो गए। लेकिन नहीं सर, दृष्टि नाड़ी की अपेक्षा से कि सारे? नहीं, उसके बाद क्योंकि असंख्यात भी है ना, तो क्या ज्योतिषियों वेंतरों के पास कोई जिन मंदिर नहीं है? वे तो असंख्यात है, हमारी गिनती से बाहर है। ये तो संख्यात है। चलो। 181 की लास्ट अच्छा थर्ड अच्छा। लाइन। अच्छा, हाँ सर। नहीं, अब तो जिसकी भी अधोलोक के सात पोजीशन कर करोड़ लेंगे अधो अधोलोक तो। के 7 करोड़ हो गए, ऊर्ध्वलोक के 1 करोड़ के करीब हो गए, मध्य लोक के हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ, ऊर्ध्वलोक का मतलब क्या हुआ? ऊर्ध्वलोक भी तो, ऊर्ध्वलोक में, मध्य लोक में, तो अधोलोक ये में। 7 करोड़ 62 लाख।
मध्यलोक तो सिर्फ मध्यलोक में होने के बाद फिर ज्योतिष और मंत्रों के पास इनको अलग से बोला है, क्योंकि वो ढाई मनुष्य द्वीप से, मनुष्य लोक से बाहर रहते हैं, असंख्यात द्वीप समुद्र में। तो उनके भी असंख्यात है ज्योतिष और मंत्रों के। आपने लिख लिया ज्योतिष और मंत्रों के लोकेशन कहाँ कहाँ हैं? बन गए आपके पास? नहीं सर, अभी कहाँ बने, ये तो नहीं, अभी अब। नोट नोट कर लिया ना आपने कहाँ पर है ज्योतिष और मंत्र? सर ज्योतिष व्यंतर मतलब अब कल परसों जो पढ़ा उसमें हाँ, ज्योतिष मंत्र तो तो पूरे के व्यंतर पूरे। कहाँ कहाँ है। हाँ, ज्योतिष मंत्र दिखाया था ना एक जगह, ये पूरे के पूरे है। और ज्योतिष और व्यंतर का हमने देखा था कल, उनके जो पाताल के ऊपर। हाँ सर, कल तो जैसे पहले तो जो खर और पंख आग में थे तो वो मैंने लोकेशन बना रखी थी सबकी। हम्म। लेकिन अभी कल थोड़ा सा फिर ये इस चैप्टर में है ना, हाँ उस हाँ। हिसाब से थोड़ा चेंज हो गया, तो मैंने सोचा जब चैत्यालय आएंगे ना तो एक साथ चैत्यालयों का थोड़ा सा पता चल जाए, फिर एक साथ बना दें। नहीं, चैत्यालों में मेरे ख्याल से सिर्फ 458 का अकृत्रिम जिन चैत्यालय, ठीक है, देखते हैं उसके बाद आ जाएगा, ठीक है। बट पॉइंट ये है कि अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक बताने के बाद असंख्यात और भी है। ये तो करीब 7-8 करोड़ हुए सिर्फ ये 3 पर्टिकुलर जगह के। इसके अलावा भी ज्योतिष और मंत्रों की अपेक्षा से असंख्यात है। हम्म। वो एक पॉइंट है, इतने वो ही ये नहीं है। गलत पॉइंट आ गया, हाँ। हाँ। सर देखिए, जैसे ना मैं सोची थी ये जो चैत्यालय है ना अपने 7 करोड़ 72 लाख और दो लोग के, और ये सारे इनकी सारी पोजीशन देख लेते हैं, फिर वापिस पूरा फिर देख लेंगे, तो शायद ओवरऑल एक बार बनने के बाद हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये जिन लास्ट चैप्टर करने के बाद हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो तो अभी कंफ्यूजन अभी भी है नेक्स्ट। वो तो। हम्म। हम्म। हाँ सर, फिर उसकी आपको 182 पेज पे। 80 लाख कहाँ में हो जाएगा। सर वो किताब थी ना मेरे पास, वो सोनी वाली, वो किताब, इसमें चैत्यालयों का सब फिर करेंगे पूरा। आपका जो नेट ब्रेक हो रहा है। फिर नेट नहीं है मेरा। अच्छा मैं आपका वीडियो फ्रीज हो गया, आवाज भी ब्रेक होके आ रही है। सर अभी आवाज आ रही है क्लियर। हाँ ठीक है, अभी आवाज क्लियर है। हाँ सर बोलिए, ठीक है। आप वीडियो ऑफ कर लीजिए so that- ठीक है, 182 पे पढ़ते हैं। हाँ सर। हम्म, इन ज्योतिष के विमानों में प्रत्येक में संख्यात ज्योतिष देव रहते हैं, देव रहते हैं। असंख्यात नहीं है, संख्यात है। और वे ज्योतिष देव हैं, भवंतरिक में से एक हैं, परंतु हमने ज्योतिष बताने वाले को, राशिफल बताने वाले को ज्योतिषी बना दिया है।
फल ज्योतिष भी जानकर क्या करोगे? जो होने वाला है वो बदल नहीं सकता, और जो बदल सकता है वो होने वाला नहीं है, परंतु उसके पीछे दौड़कर हम अपना वर्तमान का अमूल्य समय बर्बाद करते हैं। ये ग्रह नक्षत्र हमें कुछ देते नहीं है, उनके कारण हमारे संयोग बदलते नहीं, और संयोग कैसे भी क्यों न बदल जाए, उसमें हमारा क्या बिगड़ने वाला है, हमारा क्या लाभ नुकसान है? हमें तो संयोगों से अपनी भिन्नता जानना है। तो क्या पहले संयोग सुधार कर बाद में उनसे भिन्नता समझना है? शरीर से हम भिन्न हैं समझने के लिए पहले पार्लर में जाकर शरीर को संवारना सजाना पड़ेगा? ये सारी मिथ्या कल्पनाएं हैं। मिथ्यात्व भी नई नई फैशन लेकर आता है, आपको पता नहीं? वास्तुशास्त्र फेंगशुई के नाम पर घर की रचना अमुक प्रकार से करने से मैं सुखी होऊंगा, मुझे धन मिलेगा, मेरे पर संकट नहीं आएगा, ये बातें भ्रांति नहीं तो और क्या है? प्रत्येक वस्तु स्वयं परिणमनशील, प्रत्येक वस्तु लेकिन स्वयं आजकल तो बहुत चल रहा है वास्तु का घर में तो। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, इन इन क्योंकि इसको मैच करिए ना, ये समय समाप्त होते होते वो आना है ना, प्रलय आनी है। प्रलय आनी है तो बुद्धि भ्रष्ट होनी ही होनी है ना। तो पतन की ओर, नीचे हर विचार पतन की ओर जाएगा ही जाएगा। तो संसार में आसपास उतना बहुत ऐसी विकराल परिस्थितियां होंगी, उसके बीच में हम स्वाध्याय कर पा रहे हैं, हम अपने आप को टिका पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम्म। बार बार हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि निमित्त कारण पर द्रव्य में कुछ नहीं करता। प्रत्येक द्रव्य स्वतः सिद्ध है तथा उसका परिणमन उसके स्वयं के अधीन है, स्वयं से होता है, होने योग्य ही होता है, अपने स्व समय में ही होता है। ये पूरा पैराग्राफ ही बढ़िया रहेगा, देखना फिर पढ़ेंगे। हम्म। प्रत्येक द्रव्य की अनादि से लेकर अनंत काल तक की प्रत्येक पर्याय निश्चित है, उसका क्रम निश्चित है, उसका समय निश्चित है, उसका निमित्त भी निश्चित है। यदि इस निश्चितता का निर्णय हो जाए तो उनकी तरफ से यह जीव निश्चिंत होकर स्व या पर की पर्यायों की चिंता छोड़कर, अब हाँ, ये सारा अभी तक पर्याय की चिंता को छोड़कर अपने स्व स्वभाव को जानते रहेगा, स्व स्वभाव को। तो ये पूरा अभी अपना आगम का नय जो शाम को चल रहा है उसमें यही चल रहा है, पर्याय आर्थिक नय और द्रव्य आर्थिक नय। तो स्व स्वभाव में क्या, द्रव्य आर्थिक नय की अपेक्षा से वो त्रिकाल जो है स्व स्वभाव को जानते रहेगा, मैं ऐसा हूं, तो उससे सच्चे सुख की, अनंत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो कार्य पर्याय में होता है और पुरुषार्थ भी पर्याय में होता है, लेकिन पर्याय की तरफ देखने से पर्याय में कार्य नहीं होता। हम्म। समझ में आया? हम्म। कार्य पर्याय में होगा, पुरुषार्थ भी पर्याय में होगा, लेकिन पर्याय की तरफ देखने से पर्याय में कार्य नहीं, पर्याय में शुद्धता नहीं आएगी। द्रव्य की दृष्टि रखनी आप पड़ेगी। पर्याय में हमें, जो भी पर्याय हमारी चल रही है उसमें अपना स्वभाव कैसा है ऐसा मानना पड़ेगा। तो ऐसा अपने ज्ञान में लेना पड़ेगा, तब पर्याय में शुद्धता प्रकट होगी। परंतु जिसमें हमारा कुछ नहीं चलता और जिनमें से सुख या दुख कुछ नहीं मिलता, ऐसे संयोगों में हम सुख दुख की कल्पना करके उनको जुटाने या हटाने में अपना जीवन खो देते हैं। तो ये पूरा वस्तु का सार आ गया एक्चुअली। तो द्रव्य है, द्रव्य की सत्ता होती है, और द्रव्य में प्रति समय द्रव्य दृष्टि से वो त्रिकाल एक जैसा है, लेकिन उसमें पर्याय दृष्टि से परिणमनशील। और परिणमन होता है तो वो अपने स्वभाव के कारण होता है, उसमें कार्य होता है तो निमित्त भी होते हैं, कहने में आता है जो होता है उस वक्त उसको निमित्त कहते हैं, लेकिन कार्य तो अपने पुरुषार्थ से अपने द्रव्य में ही हो रहा है, और जैसा होना है वैसा ही होता है। तो एक तो जीव द्रव्य हो गया, अब संयोग में सारा क्या हो गया, जो बाह्य संयोग हो गए जिनका अस्तित्व हमसे बाहर है, और दूसरा संयोग हो गया शरीर का और कर्मों का। तो शरीर और कर्मों का संयोग, कर्मों का तो 8 कर्मों का वो भी पुद्गल है, और शरीर है, शरीर का संयोग अघात्या, शरीर और जो पर है वो हमें अघात्या कर्मों के कारण मिलते हैं। तो हमारा भला बुरा अघात्या कर्मों के कारण नहीं, उससे तो सिर्फ शरीर मिला, संयोग मिला, बट उससे हमारे घातिया, हमारे गुणों का घात नहीं होता, इसलिए तो अघातिया का। हमारे गुण जो है, जो हमारे गुण देखे थे ना, जीव की गुण, जीव के गुण का घात जीव अपने ही अपनी अज्ञानता के कारण घात करता है। तो उस वक्त कर्म ज्ञानावरणी कर्म का उदय आया तो वो निमित्त कहलाता है।
बट संसार दशा में जब जीव अपना बाकी सारे जीवों को क्या कहेंगे, वो पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, तो उसको कहने के लिए आएगा कि वो जीव को ज्ञानावन्य कर्म का तीव्र उदय, अश्रद्धान का तीव्र, मिथ्यात्व का तीव्र उदय है, इसलिए वो अपने को जानने का पुरुषार्थ ही नहीं कर रहे। तो दोनों अपेक्षा से आएगा, नए से हमें ग्रहण करना है कि क्या वास्तव में क्या है, उनका अपना पुरुषार्थ ही नहीं है उतना, तो कर्म पे दोष आता, तब निमित्त कहते हैं उसको। हम्म। तो करना ये बता दिया, अघातीय कर्मों का आ गया, शरीर का आ गया, संयोगों का आ गया, और जीव का अपना स्वभाव आ गया। जीव का ही नहीं, छहों द्रव्यों का स्वभाव परिणमनशील है, तो जीव जीव का परिणमन हो रहा है, तो साथ साथ फिर पुद्गल का भी परिणमन हो रहा है ना, हमारे शरीर का भी परिणमन हो रहा है, बट उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है, हमारा द्रव्य क्षेत्र काल अच्छा। भाव अलग है, और दोनों के बीच में एक लाइन है। लाइन देखी थी ना आपने द्रव्य और उद्गल में, एक भी निमित्त का मतलब इसमें कार्य होता है, इसमें भी कार्य होता है, इसमें जब कार्य होता है तो इसमें एक पर्टिकुलर टाइप का ही कार्य होगा, लेकिन इसका कार्य जीव का पुद्गल आके नहीं करेगा, पुद्गल का कार्य जीव नहीं करेगा, लेकिन जब जीव में कोई कार्य होगा तो पुद्गल में भी उस तरह का कर्मान वर्गा में उस तरह का कार्य होगा, तो उसको निमित्त कहते हैं। हम्म। तो हमारा अगर जो भी भाव हो रहा है, ज्ञान का भाव हो रहा है, तो अभी भाव तो हम कर रहे हैं, हमारा अपने में ही कर, लेकिन उस वक्त साइमल्टेनियसली हमारे जो कारमान वर्गनाएं हैं उनमें भी कुछ परिवर्तन हो रहा है, उसमें जो परिवर्तन हो रहा है हमारे में, दोनों में एक संबंध है, वो है निमित्त नैमित्तिक संबंध। ये है निमित्त नैमित्तिक संबंध। और स्वभाव को जानने से ही अनंत सुख, मतलब अनंत चतुष्ट है, तो क्षायिक सम्यक्त से लेके अनंत चतुष्ट तक प्रकट होता है। परंतु जिसमें हमारा कुछ नहीं चलता और जिसमें से सुख या दुख कुछ नहीं मिलता, ऐसे संयोग संयोग संयोगों में, मतलब जो अघातीय कर्मों से हमें जो भी मिला है, प्रत्यक्ष पर में पूरे चल संबंधी जितने हो गए, या जितने संयोग गाड़ी जितना भी हो गया वो सब कुछ, और शरीर, हम कुछ सुख दुख की कल्पना करके उनको जुटाने या हटाने में अपना जीवन खो देते हैं, ये वास्तविकता। 11वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज। अब ये 11वां गुणस्थान कोई आयु क्षय से मरकर, मतलब ये कौन सा हुआ गुणस्थान, कौन सा हुई? अनम्यूट, हाँ। 11वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज, कोई आयु क्षय से मरकर 33 सागर आयु वाले सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न होते हैं। तो ये कौन ओके। सा हुआ गुणस्थान। गुणस्थान? तो 11वां बता ही रहे, श्रेणी कौन सी हाँ हुई? सर, ये तो शपक श्रेणी हो गई। चपक श्रेणी में मर के आए वापस। सर अभी तक पढ़ अभी तक नहीं पढ़ा सर। अभी 7वें 8वें में ही झूल रही हूँ मैं भी सर। 7वें 8वें में झूलते नहीं है, सर छठे छठे सातवें सातवें में झूलते हैं। सर, लेकिन मैं 7वें 8वें में झूल रही हूँ। नहीं, सर पॉइंट अलग ये से है। पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है उस, और एक कंटिन्यूटी क्लास चलती है ना, उसको प्रॉपर अटेंड करके कर लो, बहुत अच्छा है वो। करेक्ट है। नहीं मतलब इसको जो रेफरेंस आया तो जस्ट एक बार वो कर लेते हैं। दो तरह की श्रेणी है, ये तो क्या? देखी थी हमने। हाँ सर, वो वो श्रेणियां चार्ट अभी में, क्लियर करनी है चार्ट मुझे। में दो तरह की श्रेणी देखी थी। ठीक है। तो अभी इसमें लिखा है मरकर, शांति। आयु क्षय से मरकर वापस आता है जीव, स्वर्ग में जाता है, श्रेणी चढ़ने वाला जीव मुनिराज, श्रेणी चढ़ के हम्म। वापस नीचे गिर के चौथे गुण स्थान में गिर के वो सर्वार्थ सिद्धि में देव होते हैं। तो ये बन होते हैं श्रेणी अच्छा। कौन सी हुई है, बस इतना सा, दो तरह की श्रेणी में से कौन सी श्रेणी हुई है? 11वां गुणस्थान में। सर ये मुझे कैसे पता चलेगा? ये तो आप वो देख, चार्ट है आपके पास? सर उपशम श्रेणी है कि शपक श्रेणी है? सर वही हाँ। आज तो मैं देख ही लूंगी इसको। अब ये नहीं, कैसी आप कौन? आप हो जा, जितना कंफ्यूजन अंडरस्टैंडिंग के बाद हो जाने दो, उससे क्लैरिटी आती, कोई बात नहीं, होने दीजिए। बट आपके पास वो चार्ट है? हाँ सर, चार्ट है, एक चार्ट, सेकंड सर। हाँ, आपको क्लियर हो जाएगा।
सर उपशम श्रेणी शपथ श्रेणी वाला। हाँ यस, उससे संबंधित ये प्रश्न है, थोड़ा सा और पक्का हो जाएगा। अब मैं पढ़ता, आप पढ़िए इसको, इसको A182 की लास्ट की 2 लाइन, उससे आप बताइए क्या है। 11वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज कोई आयु क्षय से मरकर 33 सागर आयु वाले सरवार सिद्धि में उत्पन्न होते हैं। अगर 11वां सर 11वें गुणस्थान में तो उपशम श्रेणी ही है। नंबर 1 करेक्ट, करेक्ट। नहीं, हम्म, 11वें स्थान में उपशम श्रेणी है, बिल्कुल सही, करेक्ट कंक्लूजन है आपका, क्योंकि चपक श्रेणी में 11वां नहीं है। हाँ सर उसमें जा रहा है तो भी वो है 11वें से 10 में जा रहा है वो भी हाँ सर उपशम श्रेणी ही है इसमें। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, उपशम श्रेणी के बाद जीव मोक्ष को नहीं जाता है, मोक्ष तो नहीं जाएगा। वापस आएगा। ओके। वापस अच्छा आने वो के सपक बाद श्रेणी वाला मोक्ष वापस जाता नहीं है आएगा, हाँ पॉइंट सर ये वो था, तो बस सर। बस वो वाला हाँ पॉइंट था। सर। अब याद आ गया। हाँ, तो इसलिए अब वो हाँ सर। आयु क्षय क्यों मरे, क्योंकि वहां जाके वो अंतर्मूर्त तक थी, आयु उससे ज्यादा थी। सर लेकिन उसे सर वो तो लिखा है सर्वार सिद्धि में और सर्वार सिद्धि में तो एक भाव के बाद मोक्ष चले जाते हैं। हाँ तो जाएंगे ना। अच्छा एक भाव वापिस आएंगे फिर शपथ श्रेणी हाँ चढ़ेंगे। ओके। हाँ यस। अभी क्या ओके। हुआ, उपशम श्रेणी पे, मतलब जब उपशम श्रेणी पे चढ़ने से पहले उनका इतना पुरुषार्थ नहीं था कि शपथ श्रेणी पे चढ़ पाए, अभी समय नहीं आया। तो उपशम श्रेणी की जितनी चारित्र की शुद्धता तो बनी, लेकिन बनने के बाद हाँ। क्योंकि श्रेणी जाने के बाद नीचे आना ही पड़ता है, 7वें से चौथे गुणस्थान में मरण होगा तो चौथे में होगा। तो हम्म एक पॉइंट और देख लेना, हर जगह आप गुणस्थान पढ़ोगे, ऊपर के हम्म किसी भी गुणस्थान में अगर मरण होता है, मरण से पहले, मतलब 7वें गुणस्थान में भी मुनि महाराज है, अगर उनका मरण हम्म। होता है 7वें गुणस्थान में, लेकिन मरण से पहले वो चौथे गुणस्थान में आके मरण हो। हाँ सर वो चौथे में आके हाँ, ये क्लास ये की मैंने ये अटेंड की एक थी। पॉइंट है। और ये क्या, हम्म अभी 11वें गुणस्थान में गए, वहां पे आयु खत्म हो गई, अंतर्मुठ से पहले ही वहां गए और आयु खत्म हो गई। 11वां गुणस्थान टच किया, चारित्र हम्म उपशम चारित्र किया, लेकिन आयु खत्म हो गई, लेकिन अभी और समय था 11वें गुणस्थान का, अंतर्मुठ का। अब क्या होगा, हम्म मरते ही क्या हो गया, तो चौथे गुणस्थान में आए और मर के सर्वार्थ सिद्धि में गए। सर्वार्थ सिद्धि की 33 सागर की आयु ली, वहां पूरा काटा, वापस मनुष्य भाव में आए, फिर मोक्ष को गए। फिर अब 33 साल तो शपथ शनि, बहुत ज्यादा हो गया। आपको क्या करना है, वो अपना आनंद ले रहे वो अपना आनंद ले रहे हैं। बराबर है। वैभव, सही है। ठीक, क्योंकि उनका सर्वार्थ सिद्धि के तो वो वैसे लेकिन ही, सर ये भी फिक्स हो गया कि वो आके फिर जाएंगे ही सही क्योंकि सर्वार क्योंकि सिद्धि वाले तो सर्वार्थ एक भाव सिद्धि के का बाद आपने फिक्स कर दिया ना, एक भवतारी हो गए फिक्स ना हो वो। गया है तो हाँ, तो वो भी फिक्स हो गया अभी। तो एक समय में 11वें गुणस्थान की पूर्ण वीतरागता से गिरकर, ये पॉइंट क्या बता रहे हैं, विग्रह गति में 14 गुणस्थानवर्ती देव होते हैं, चौथे गुणस्थानवर्ती देव होते हैं। तो अधिक सुखी कब थे, मुनि अवस्था में या सर्वार्थ सिद्धि में। वहां तो 33 सागर तक रत्नमयी तीन। महल कल्प वृक्षों से हाँ सभी सर। चीजें भोग उपलब्ध रहते हैं, मुनिराज तो जंगल में रहते थे। हम्म। परिस्थितियां कैसे बदलती है देखिए। पूर्ण हाँ वितरागता पाई है 11वें गुणस्थान में, लास्ट लाइन देखिएगा, एक समय में, एक वन एट्टी ग्यारहवें। टू की लास्ट लाइन, एक हाँ हाँ समय सर। में 11वें गुणस्थान की पूर्ण वीतरागता। पूर्ण वीतरागता मतलब जो अरंत को होती है ना, वीतरागी सर्वज्ञ, वैसी वाली वीतरागता पाई, लेकिन वो टिक नहीं पाई। वीतरागता हम्म। से गिरकर विग्रह गति में चौथे गुणस्थान में देव होते हैं, ठीक है। तो अधिक सुखी कब थे, तो यहाँ सुखी का तो सर्वार्थ सिद्धि में सुख क्यों नहीं है, दोनों में कौन सा कंपेयर करेंगे आप, मुनि अवस्था का या सर्वार्थ सिद्धि में, सुखी सर कहाँ दोनों थे। में सर उनको तो कोई मतलब ही नहीं है ऐसा कुछ नहीं, है। फिर भी कहिएगा, सुखी कहाँ थे, कुछ कहिए, तो उसके आगे हम फिर डिस्कस करेंगे। सर मुनि अवस्था में सुखी थे क्योंकि सर्वार सिद्धि में तो सर उनको वो आभास ही नहीं था ना कि जैसे संयम वगैरह नहीं ले तो संयम तो 11वें में वो भी बट हो गया। सर्वार्थ सिद्धि में चौथा गुण स्थान तो है ना। चौथा है। हम्म। बट सर ऐसा सुखी, कम कंपेयर करिए, कब थे करके पूछा है। बताइए, करिए, कोई पॉइंट निकलेगा उसमें से। कुछ तो मतलब आप अपना बुद्धि लगा के कुछ तो बोलिए, जिससे कि एक पॉइंट निकलेगा उसमें। हाँ सर। सर जो अपन सुन रहे हैं उस हिसाब से तो मुनि अवस्था में सुखी कहलाएगा लेकिन उसको एक्सप्लेन कैसे करना है वो मुझे नहीं आ रहा क्योंकि तो 11वां गुण स्थान है ना।
सर नहीं, संयम ग्यारहवें की अपेक्षा गुणस्थान से से, पहले। गिर हाँ, के वो तो अभी तो चौथे मुनि में आ गए, अवस्था में आ अच्छा। गए, छठे सातवें में आ गए। तो फिर तो, बट वहां पर सर्वार्थ सिद्धि में भोगों की रत्नमय महल, कल्पवृक्ष आदि सभी भोग उपलब्ध है। लेकिन उनको इस सुख से मतलब कहाँ है अभी? हाँ बिल्कुल सही, आप उस पॉइंट पे आ रहे हैं। पॉइंट ये है कि जो हम्म। सुख, सुख की डेफिनेशन है ना, ये सुख जो है ये सर्वार्थ सिद्धि हाँ। में संयोगों का सुख है। नहीं, लेकिन सर वो अंदर की अवस्था तो यहाँ भी चौथी है, वहां भी चौथी है। नहीं अब फिर भी, अब दुख, हाँ अब अभी तकलीफ में हो या आराम में, उनको दोनों में ही बिल्कुल सेम सही, ही। बिल्कुल सही। बट हम यहाँ देख रहे हैं, पहले सातवें गुणस्थान में या मुनि अवस्था में थे, तब तब यहाँ पे घोर तप था, जंगल में रहते थे, उस अपेक्षा से, और सर्वार्थ सिद्धि में संयोगों की अपेक्षा से, सर दोनों में। यहाँ मुनि अवस्था में इनको अगर ये मान लो सातवें गुण स्थान में, तो फिर आत्मा का जो वो प्रचुर अनुभूति स्व ज्यादा है ना संवेदन, फिर। हाँ प्रचुर स्व संवेदन, बिल्कुल सही। अभी आप पॉइंट पे आ हम्म। गए कि हम्म। पहली, एक पॉइंट है, जो सुख है वो कंपैरिजन हम सांसारिक सुख और आत्मिक सुख दोनों की वैरायटी अलग अलग है। हम्म। और ये संसारी सुख तो सुख वैसे है भी नहीं। हाँ। और मुनिराज को यह सातवें गुणस्थान में आत्मा का प्रचुर स्व संवेदन होता है, वो आत्मा का सुख मिलता है। हम्म। तो ये वर्ड है सातवें तो फिर गुणस्थान हाँ। में, आप देखोगे प्रचुर स्व संवेदन। हाँ सर। और छठे में आते हैं तो उससे बाहर होते हैं, तो सातवें का ही है प्रचुर स्व संवेदन, मतलब वो आत्मिक सुख। तो आत्मिक सुख, संसारी सुख कंपैरिजन नहीं है। और बाह्य सुख ये संयोगों का सुख है, जो कि सर्वार्थ सिद्धि में है, ये पुण्य के उदय के कारण मिलता है। और मुनि, और वहाँ सर्वार्थ सिद्धि में चौथा गुण स्थान मैक्सिमम होगा। और वैसे भी हम्म। सर्वार्थ सिद्धि के हैं तो वो अपने बस पूजा में, अपनी भक्ति में, आत्म आराधना में ही लगे रहेंगे वहाँ पे। और मुनि अवस्था में आत्मिक सुख है, और मुनि बाह्य संयोगों को और वियोगों को या तकलीफ को अपनी तकलीफ मानते ही नहीं। हम्म। तो वो तो कंपैरिजन ही नहीं है, कोई इसका मतलब भी नहीं है, बट संयोग है तो है। बाकी मुनिराज तो सातवां गुणस्थान कभी भी चौथे गुणस्थान से बहुत बढ़िया है। हाँ। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। यहाँ तो हमने संयोगों को भोगों का सुख का कारण माना। वे धन से प्राप्त होंगे ऐसा लगता है, इसलिए उस पैसे रूपी साधन के पीछे दुनिया पागल की भांति दौड़ रही है। सब दौड़ते हैं, इसलिए हम भी दौड़ते हैं। मेरी एक सहेली है, जैन है, डॉक्टर है। आज से 15 साल पहले मुझे कहने लगी, तू मूर्ख है, प्रैक्टिस छोड़कर धर्म के पीछे लगी है। देख, मैं तो फावड़े से पैसा कमाती हूँ। मैंने उससे कहा, अच्छा तू फावड़े से कमाती है, परंतु खाना तो चम्मच से ही खाती है ना। हमने तो आजीविका के लिए पर्याप्त धन कमाकर अधिक से अधिक समय अपने शुद्धात्म को पहचानने में लगाना है, यह मनुष्य भाव सार्थक करना है। परंतु हम तो हमारी 7 पीढ़ी बैठकर खाएं इतना कमा कर रखना चाहते हैं। परंतु पुण्य पाप का रहट चलता रहता है, कमाया हुआ धन भी चला जाता है, या हो तो भी रोग में, पुत्र वियोग में अथवा संकट में काम नहीं आता। तो यहाँ पे एक पॉइंट है कि जो भी हमें संयोग मिलते हैं उसका कारण हमारे साता असाता का उदय है। हम जो पुरुषार्थ करते हैं धर्म कमाने के लिए, पुरुषार्थ अपनी जगह सही है, लेकिन उसके बदले में पैसा मिले या न मिले, ये हमारे साता असाता के उदय के निमित्त में। क्योंकि मेहनत तो मजदूर सबसे ज्यादा करता है, जो भी करता है। लेकिन उसको पैसे सबसे कम मिलते हैं। और जो जैसे जैसे ऊपर लेवल पे चले जाते हैं, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सीईओज वगैरह, वो तो मेहनत बहुत कम करते हैं लेकिन सब पैसा करता है। ज्यादा मिलता है। तो इसका कारण क्या है कि अपने अपने हम्म। साता असाता का उदय। तो मेहनत करना अलग चीज है, लेकिन संयोग या पैसा मिलना वो अपने कर्मों के अधीन है। ये क्लियर होना चाहिए। हम्म। जो संयोग मिला है वो मेरे अपने साता असाता का उदय है। हाँ सर। और दूसरा ये ये है, फावड़े से कमाती हूँ मतलब क्या, इसका मतलब बहुत मेहनत अभिप्राय करती है। क्या रहा? पता नहीं ये कैसे कि अब फावड़े मैं से मेहनत करती हूँ। कमाती, फावड़े से, लेकिन खाना तो खाना तो हम इतना ही खाते हैं ना, वो भी चम्मच से ही खाते हैं थोड़ा सा। जितना हमें चाहिए उससे बहुत ज्यादा हम कमाते हैं। और बहुत लालसा है उसमें कमा के रखने की। बट यहाँ पे एक जगह उन्होंने ये भी बताया था, अगर ये तो हम लेके नहीं जा सकते, कल लेके जाना होता, यहाँ जो कह रहे हैं ना कि हम अपने अपने 7 पीढ़ियों के लिए
कमा कर रखना चाहते हैं। एक्चुअली ये सेंटेंस भी इन्होंने काउंटर किया कि ये इसलिए कि संसार से हम अपने साथ लेके नहीं जा सकते, अगर लेके जाना होता तो हम एक पैसा भी छोड़ के नहीं जाते, हम अपना कमाया हुआ किसी के लिए नहीं छोड़ के जाते, हम भी हाँ, साथ सात ले पीढ़ी जाते। का नाम लेते हैं लेकिन छोड़ते नहीं। अगर चांस होता तो मैं अपने साथ हाँ पूरा सर। अपना ले जाता, हर जीव अपने साथ तो ले ये आता। बात पहले भी कहीं आई थी। हाँ, ये इन्होंने ही पहले इन्होंने बताई इस थी। बात यस। पहले भी बोली है। हाँ, यस। बट हम्म। इसकी दो लाइन फिर से पढ़ते हैं। हमें तो, हाँ, आजीविका के लिए जीविका पर्याप्त के लिए धन कमाकर, दो दो हम्म। चीजें बताई थी, अभी भी पिछले शिविर में भी गए थे, हमें अपने मनुष्य जीवन में इसको सार्थक बनाने के लिए दो ही काम करना है। एक, अपनी आजीविका चलाने के लिए जितना जरूरत है उतना मेहनत करना है, पैसा कमाना है, ले कमा कर फिर उतना हो गया, अपना काम चल रहा है, अधिक से हाँ, अधिक समय। अब समय। तो आजीविका कमाने के लिए मना नहीं किया, हम्म। अपनी जरूरतें पूरी करिए, लेकिन वहां पे जितनी जरूरतें उतनी रखिए, बाकी जो हम्म। समय बचा अधिक से अधिक समय अपने शुद्धात्मा को पहचानने में लगाना है, यह मनुष्य भाव सार्थक करना। ये पूरा हमारे जीवन का उद्देश्य है, ध्येय है, गोल होना चाहिए, परंतु हम तो ये हो गया। अभी हम ज्योतिष लोक की बात कर रहे हैं। प्रथम पृथ्वी से 790 योजन ऊंचाई पर तारे हैं, वहां से 10 योजन पर सूर्य है, लो, और ऊपर है उससे 80 योजन ऊपर चंद्र है। प्रथम पृथ्वी से 790 पे तारे, और उससे फिर 10 योजन मतलब 800 योजन पे सूर्य, और फिर उससे तारे 80, हैं। हाँ, उससे 80 योजन पर चंद्र। तो एक सेकंड। चंद्रमा सबसे दूर है और तारे सबसे नजदीक है। जबकि सर अपने इधर साइंस में बोलते हैं तारे दूर है इसलिए छोटे दिखते हैं। हाँ, वो तारे बहुत का दूर है। शेप और साइज सूर्य से ज्यादा हो सकता है, बोले। हाँ, ऐसा बोलते हैं। तो इसलिए कहीं पर भी तालमेल बैठाने की ना तो कोशिश करनी दस चाहिए, न्यूटन पर क्योंकि बैठेगा सूर्य। नहीं, फिर अननेसरी हमको डाउट आएगा। ठीक है, जो जैसे बताया, 80 योजन ऊपर, उसके 4 योजन ऊपर नक्षत्र है, लो, उसके 4 योजन 884 पे। अभी नक्षत्र क्या होते हैं और तारे क्या होते हैं, हम तो लूज टर्म में तो ऐसे ही बोल नक्षत्र देंगे। तो जो अपने ये होते हैं जुपिटर और ये सब होते हैं सर, ये नक्षत्र हुए ना। नहीं नहीं, वो तो ग्रह हुए। हाँ, तो और ग्रह अलग नक्षत्र उनके अलग। 4 योजन ऊपर नक्षत्र है, उससे 4 योजन ऊपर बुध नाम का ग्रह है, लो, अच्छा। एट हाँ एटी सर। एट पे बुध ग्रह है। और उसके 3 योजन ऊपर शुक्र है, एट हम्म। नाइन्टी वन पे शुक्र ग्रह है। और उससे 3 योजन ऊपर जाकर गुरु है, लो, 894 पे गुरु ग्रह हो गया। उससे 3 ऊपर हो जाकर मंगल है, 897 पे मंगल हो गया। और उससे 3 जाकर शनि है, तो 1897 मतलब 900 पे शनि है। उसका नाम है शनेश्वर आदि, मंद गति से चलने वाले। ये सारे रहते तो है वहां, परंतु उनके नामों से अर्थात शनि मंगल आदि से हम डरते रहते डरते हैं। रहते हैं। फिर मंगल सात शनि से बहुत डरते सात हैं। सौ नब्बे से 900 ही बताया था ना उसमें पहले। फिर आपने ये हाँ, कैसे लिखा? अब तो मैंने 700 पहले आपने चालू किया। 790 के आगे तारे लिख दीजिए, उसके ऊपर 800 पे सूर्य, साइड में सूर्य लिखिए। फिर 880 पे चंद्र, 884 पे नक्षत्र, 888 पे बुध, 891 पे शुक्र, 894 पे गुरु, 897 पे मंगल, और 900 पे शनि, जहाँ पे जाके लास्ट लिमिट खत्म होती है। 790 से लेकर 900 तक, 110 योजन की ये लिमिट में ये है। हाँ सर। तो हो गए सारे। अच्छा, इनको ये सारे ग्रह है। नक्षत्र बोल रहे हैं कि नक्षत्र और तारे नक्षत्र, ये नक्षत्र क्या पहले है, है ग्रह उसके बाद है। ग्रह, हाँ, ग्रह उसके बाद। नक्षत्र क्या तारों की तरह है या बड़े हैं, क्या है, या उसी तरह ग्रह है क्या, उसका पता ही नहीं है। ठीक, अब इनका विस्तार साइज क्या है देखते हैं। चंद्र विमान 56 बड़े 61 योजन, 56 बटे 61। 56/61 मतलब 56 बटे 61, फाइव सिक्स पॉइंट में बाई आएगा। 61 पॉइंट में आ जाएगा। 0.9 के करीब आ पॉइंट। जाएगा, 6 9 30, पॉइंट। 6 ठीक 9 है। 54, करेक्ट, 0.9 के करीब हो जाएगा।
0.9 योजन व्यास वाला, मतलब 1 योजन भी नहीं है। सूर्य विमान 48/61। योजन का 48/61 सूर्य। तो बड़ा हो गया। हम्म 6×8 = 48, 6×7 = 42, 8 के करीब हो गया ये 0.8। ये छोटा हो गया और शुक्र 1 कोष का है, गुरु 1 कोष से कुछ सर कम है, सूर्य 48/61। बुध मंगल और शनि आधे कोष वाले हैं, तारा विमान कुछ छोटे कुछ बड़े आकार वाले हैं, 1 कोष फिर के सूर्य बड़ा चौथा। हुआ ना कि छोटा हम्म हुआ? सूर्य चंद्र से बड़ा हुआ थोड़ा सा। नहीं, 0.9, 0.7। हाँ सर। सूर्य 48/61 तो 0.78। सर 0.78 बड़ा है कि 0.91? 0.9 बड़ा है, तो ये छोटे होते जा रहे हैं। ठीक है। योजन से छोटे अब होते कोष जा पे रहे आ गए, हाँ अभी योजन से हैं। कोष शुक्र एक पे आ कोष गए। का, और कोष पे आ गए। अच्छा। और गुरु 1 कोष से कुछ कम है, बुध मंगल और शनि आधे कोष वाले हैं, तारा विमान कुछ छोटे कम बड़े आकार वाले, 1 कोष के चौथाई भाग से लेकर 1 कोष तक के हैं। या बाद में इनका निकाल के कर सकते हो, आज का होमवर्क है हमारा। राजस्थान राजस्थान। नक्षत्र 1 कोष वाले हैं, ये एक इसी के ऊपर बना लेंगे। ठीक है, ये तारे नक्षत्र अपनी अपनी परिधि में गमन करते हैं। तारे और नक्षत्र, सूर्य चंद्र ग्रह अपनी परिधि में गमन करते हैं। हाँ सर। उनका अपना अपना चार क्षेत्र भ्रमण क्षेत्र होता है, उनका अलग अलग परिधि पर भ्रमण होता है। हम देखते हैं कि उत्तरायण दक्षिणायन होते हैं, नहीं पता। देखो सूर्य तो पूर्व दिशा में उगता है, लेकिन अभी यहाँ ये मैच नहीं होगा। तो सर उत्तरायण ये जो सूर्य बोल रहे हैं वो जो अपना सूर्य वो जरूरी नहीं है? नहीं है ना। अब यहाँ उत्तरायण दक्षिणायन भी हमारे प्रेजेंट के रेफरेंसेस हैं वर्ड्स। अभी सूर्य ही अलग है, यहाँ पे देखो सूर्य तो पूर्व दिशा में उगता है, परंतु कभी दक्षिण दिशा की तरफ तो कभी उत्तर की तरफ से एक एंगल से निकलता है। 6 6 महीनों में दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ जाता है। चंद्र सूर्य की परिभ्रमण की गलियां भी अलग अलग होती है। इसमें ऊपर में तो अलग बताया, फिर उसको वर्तमान से कंपेयर करके बता रहे हैं। हम्म, पहले तो सूर्य ही फिक्स करना पड़ेगा, सूर्य क्या है, वो सूर्य इससे फिक्स नहीं होता है। तो सर अगर अभी तक तो इन्होंने वो अब वो सूर्य नहीं है तो फिर अभी के वो सूर्य से फिर जो भी वर्ड्स रिलेटेड है वो उससे कंपेयर नहीं हो सकता। ठीक है। सर दो दो है तो हो जाएंगे आगे, भरत के अलग होंगे, एरावत के अलग होंगे, और अपनी जैसे उत्तरायण दक्षिणायन है तो उत्तरायण भरत का एरावत का होगा, अब दक्षिणायन अपना होगा, ऐसा कुछ होगा। सर देखते कुछ तो बोलेंगे ये। जम्बू द्वीप में 2 चंद्र और 2 सूर्य है। तो सूर्य है। जम्बू द्वीप में चंद्र के भ्रमण की 15 गलियां, मतलब 15 वो होंगे, एक्सिस पे घूमेंगे, रोटेशन। और हम्म, सूर्य की 184 गलियां। चंद्र का इन 15 गलियों में परिभ्रमण होने के कारण कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की विविधता बनती है। ये कहाँ से अभी बना दी, ये वर्तमान का तो चंद्र है ही नहीं, तो उसके कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष कैसे आएंगे। अब हम इन तारों की गिनती का असंभव कार्य करेंगे। ये सूर्य, तारे, ग्रह, नक्षत्र चंद्र के परिवार हैं, क्योंकि चंद्र को सबसे पहले लिया है तो बड़ा है, तो उसके परिवार है। हम सूर्य को मुख्य करके उसके साथ जो ग्रह नक्षत्र तारे हैं उन्हें सूर्य माला कहते हैं। परंतु यहाँ चंद्र मुख्य है, और प्रत्येक चंद्र के परिवार में क्या क्या है देखते हैं। एक स्वयं चंद्र है, एक चंद्र के साथ एक सूर्य, 88 ग्रह, 28 नक्षत्र, 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे होते हैं। सब मिलकर 1+1, एक सूर्य एक चंद्र, 88 ग्रह, 28 नक्षत्र, 66,975 कोड़ा कोड़ी, अर्थात 66,975 कोड़ा कोड़ी प्लस 118, इतना एक एक चंद्र का परिवार है। अब हम कुल चंद्रों को गिनेंगे तो हमें सभी ज्योतिष के विमानों की कुल संख्या मिल जाएगी।
अब एक चंद्र के बारे में इतना हुआ। अच्छा, यहाँ देखना, ये 66,975 कोड़ा कोड़ी है, वैसे ही रहेंगे। बाकी संख्या बहुत ही सिंपल संख्या है, इसलिए उसमें जुड़ेंगे नहीं। फिर कैसे? आप अच्छा, इसको जो आप खुद करके देखिए, एक आप जोड़िए एक बार। हाँ हाँ हाँ, ओके। 1 + 1 + 28, 88। फिर 1 + 1 2, 88, 87, 89, 90, 90 + 28 ना सर? हाँ, 118 प्लस, 90 + 28 हाँ, प्लस, 118 हो गए। हाँ 118 हो गए। अब 118 में 66,975 कोड़ा कोड़ी जोड़िए। तो क्या वो कैसे जोड़ूंगा? तो 66,975 जोड़ दूं? मैं वही पूछ रहा हूँ आपको, यही 975। वो ट्रिक वही है, वही मैं आपको करने इसलिए बोला। तो सर ऐसा ही बोल रहे हैं ये लोग तो, 66,975 कोड़ा कोड़ी प्लस एक हाँ, सौ यस, हाँ, अठारह ये वो अब खुद भी समझ में आया। ऐसे ही बोल रहे हैं। हाँ सर। वो उसमें जुड़ेगा नहीं, मेरा पॉइंट ये है। ओके। हाँ सर। हाँ, ठीक है। तो वैसे तो अपने को कोड़ा कोड़ी मालूम है, जोड़ तो सकते हैं अपन, पर ये बेटर है याद करने में। हाँ, नहीं, अभी आपको जोड़ोगे तब जब आप कोड़ा कोड़ी को पूरे अंक में फैला दोगे। वही। जितने भी 14 अंक प्रमाण आएगी उसमें अब ये नंबर जोड़ सकते हैं। हाँ लेकिन तो कोड़ा तारे कोड़ तो है ही सही। तो तारों की वजह से संख्या बहुत बढ़ गई। तारे बहुत ज्यादा हैं। हम्म। जम्बू तो द्वीप में। 66,900 पर ये तारों की संख्या है सर, 66,975। यस। बाकी तो काउंटेबल है। यस। ठीक है। जम्बू द्वीप में 2 चंद्र और 2 सूर्य है। एक ही गली में 2 चंद्र और 2 सूर्य भ्रमण करते हैं। हम आज जो सूर्य देख रहे हैं उसे हम परसों देखेंगे, कल हम्म, दूसरा सूर्य देखेंगे। लवण। समुद्र में 4 चंद्र और 4 सूर्य है। घातकी खंड में 12 चंद्र और 12 सूर्य है। वही डबल कालोदरी, करते जा रहे हाँ, कालोदरी समुद्र में 42 चंद्र और 42 सूर्य है। हैं। पुष्करार्ध में अर्थात मानुषोत्तर पर्वत तक के आधे पुष्कर द्वीप में 12 चंद्र, 72 चंद्र और 72 सूर्य है। तो फिर ये कैसे काउंट बढ़ाया इन्होंने? जो अपन भी दुगना होगा है, गुना कर, काउंट नहीं बढ़ाया, उतने हैं। डबल डबल कर रहे हैं ना? नहीं, 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 पहले तो आप दो दो किए, फिर नहीं, लवण नहीं, समुद्र नहीं, में नहीं, 4 हो गए, नहीं, फिर नहीं, घाटी खंड में वही। नहीं, आप आपका नजर देखने का नजरिया बदलिए। अच्छा। आप इसको देखने का नजरिया बदलिए। है कितने उसको यहाँ बताया हम्म। है उतने। हम उसमें जो है नंबर लिखने के बाद हम कंपेयर कर रहे हैं कि ये इससे दुगने हैं। हम पहले ये नहीं बोल सकते हाँ कि वो, इसके दुगने 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 होंगे, नहीं। वहां नहीं। कितने हैं पहले लिखे उन्होंने। जितने ठीक हैं है। उतने ही तो लिखेंगे ना। अब कहीं पे हम्म। डबल हो रहा है तो डबल, या कहीं पे कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा होगा। है तो हम निकाल रहे हैं कि इस तरह से है। और कहीं पे नहीं हम्म। भी। नहीं भी। ठीक है। तो आपने पूछा वहां पे डबल है या डबल क्यों नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है सर। ठीक। मानुषोत्तर पर्वत के बाहर इनकी बाकी हम संख्या दूसरी कैसे समस्या निकालना कैसे उसे देखते निकालना हैं। उसे देखते हैं, अब हाँ ये ढाई बताइए। द्वीप का हुआ। अभी से हाँ। बाहर, यहाँ से ये पूरा एक्चुअली एक कल टेबल बन जाएगा पेपर में, अच्छा पूरा। हम्म। पूरा बनाना पड़ेगा। यहाँ से आगे मैं क्या करता हूँ, इसका 2 पेपर का एक छोटे से पेपर पे लेके एक अच्छी हम्म। समरी बना के यहीं पे चिपका देता हूँ। हाँ सर। पूरे मेरे बुक में ऐसे ही मिलते हैं, जहाँ का हमारा रेफरेंस वहीं मिल जाता है। जब क्योंकि जब पढ़ते हैं तब वो रेफरेंस रेडीली आ जाता है। यहाँ से आगे जिस द्वीप या समुद्र का जितने लाख योजन का विस्तार है उतने वहाँ वलय होते हैं। जैसे बाहरी आधा पुष्कर द्वीप 8 लाख योजन का है तो उसमें 8 वलय होते हैं। पहला वलय मानुषोत्तर पर्वत से आधे लाख योजन पर हो, यानी पहला वलय मतलब सर्कल 50,000 योजन पर है। बाकी वलय 1-1 लाख योजन के अंतराल से हैं। ठीक है। पहले वलय में 144 चंद्र है मानुषोत्तर पर्वत के बाहर, और सर 144 एक बार सूर्य है। फिर से सर, फिर से सर, वलय कहाँ से सारा, यहाँ से आगे? सर एक बार ये कौन सा? लास्ट से क्यों? सर ये फिर से हाँ, स्टार्टिंग से बताइए ना, मानसोत्तर पर्वत से। हाँ, पहले तो ढाई द्वीप के बता दिए। तो पहले तो मानसोत्तर पर्वत के बता रहे नहीं, ना। पहले हम देखे जम्बू द्वीप के देखे, क्योंकि ये एक एक मेरु संबंधी है।
सूर्य चंद्र मेरु के संबंधी है ना ये, क्योंकि मेरु के चारों तरफ घूमते हैं या स्टैटिक है, तो इसलिए पांचों मेरु का बता दिया, पहले ढाई द्वीप तक का हाँ। बता दिया। हाँ, ये क्योंकि यहाँ घूमते हैं। हम्म। अब उससे बाहर, मानुषोत्तर पर्वत के बाहर, ढाई द्वीप के बाहर, फिर मनुष्य मानुष। लोक के बाहर। अच्छा, ठीक है ठीक है, अब बाहर, हाँ, ओके। मानुष का उत्तर पर्वत के बाहर इनकी संख्या कैसे, मतलब जितना जितना उसकी विस्तार है ना, उतने वहां पे उसके सर्कल होंगे। तो जैसे बाहरी आधा पुष्कर द्वीप 8 लाख योजन का है, हम्म। तो उसमें 8 वलय हैं। ठीक है। तो पहला वाला 50,000 योजन पे है, उसके बाद 1-1 लाख योजन पे। हम्म। ठीक है, ये पुष्कर द्वीप का बता रहे हैं। हाँ, पुष्कर द्वीप जो आधा बच गया उसमें, अब बता रहे, अभी बताए इतने 8 वलय हो गए। पहले वलय में बताए 144 चंद्र और 144 सूर्य, ये स्टैटिक है, ये मूव नहीं करते हैं। दूसरे वलय में 148 चंद्र और सूर्य है। तीसरे वलय में 152 152। चौथे वलय में 156। इस तरह प्रत्येक वलय में 4-4 से बढ़ते जाएंगे। और ये स्थिर है। ये स्थिर है, ये पहले हमने देखा था ये यहाँ पे। हाँ, 180 पे चंद्र सूर्य आदि तारे मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं, उनसे बाहर बहुत से तारे स्थिर हुए, परंतु ढाई द्वीप के बाहर के द्वीप और समुद्र के ऊपर तो ज्योतिष विमान है। अभी वहां पे देखिएगा फिर कहाँ बढ़ रहे हैं? 180 पे। 180 हाँ, इसको 180 पे। से कनेक्ट इसलिए करना, ये ढाई द्वीप से बाहर के हैं। हम्म। सर कहाँ पढ़ा है अभी 180 या तो? हाँ, सबसे ऊपर 180 पे सबसे ऊपर, इनफैक्ट 179 से शुरू होता है, ढाई द्वीप तक अर्थात मनुष्य लोक हम्म। तक के चंद्र सूर्य तारे घूमते हैं, मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं। अब ढाई द्वीप के बाहर मेरु है नहीं, हम्म। तो वो कहाँ पर है, ढाई द्वीप के बाहर के द्वीप और समुद्र के ऊपर। अब ऊपर कितने ऊपर, जो ज्योतिष के विमान है, जो सूर्य चंद्र तारे में सब स्थिर है, उनका भ्रमण नहीं होता। भ्रमण नहीं होता, ठीक है। बट अभी कितने दूरी पे है उनका अलग से कहीं नहीं बताया। ये तो ढाई द्वीप में यहाँ पे मेरु के संबंध में बता दिया। इस प्रकार अभी देखते हैं, ये हो गया ना मानुषोत्तर पर्वत का आधा हो गया, जो मानुषोत्तर द्वीप है आधा वाला। इस प्रकार अब आगे पुष्कर वर समुद्र चौथा, 32 लाख योजन विस्तार वाला, उसमें 32 वलय है। उसके पहले वलय में 200, उसमें 32 वलय है। 288 288 चंद्र सूर्य है। प्रति वलय 4 प्रकार की वृद्धि होकर 292 296 300 304 308 312 32 तक 4-4 बढ़ेंगे। उसके पश्चात चौथा द्वीप 64 लाख योजन का, उसके पहले वलय में 576 चंद्र, मतलब बढ़ते बढ़ते 288 से 576 तक आ गए। और उसके प्रति वलय 4-4 की वृद्धि होती 64 बार होगी। इससे आगे वाला समुद्र 128 लाख योजन का है, तो यहाँ तो 4 द्वीप और 4 समुद्र हुए। नंदीश्वर द्वीप तो द्वीपों में 8वां है, ऐसे तो द्वीप समुद्र में उसका नंबर 15वां है। वहां की भी संख्या निकालेंगे, यहाँ तो हम सिर्फ चंद्रों की संख्या देख रहे हैं, उसके समस्त परिवार की संख्या तो बाद में निकालेंगे। हाँ, तो ये अभी बैठता है हमारे वर्तमान में ना, कितने डिस्टेंसेस के हिसाब से, बहुत लाइट ईयर्स बोलते हैं ना, इतनी दूरी पे है, और उनकी संख्या भी बहुत है, तो उसके हिसाब से इतने होने भी चाहिए। घबराना मत, अपने पास कर्णन योग के सूत्र हैं, बड़े बड़े गणित आसानी से कर सकते हैं। मानुषोत्तर पर्वत के बाद प्रत्येक द्वीप और समुद्र में जो पहला वलय है, उसमें ये संख्या दोगुनी दुगुनी हो जाती है। हमने 144 से शुरू किया था, ये 288, उसके आगे दोगुना होता जाएगा, और प्रति वलय 4-4 चंद्र सूर्य बढ़ते चल जाएंगे। तो इनकी संख्या कैसे निकालेंगे, आप बताएं। कुल कितने द्वीप और समुद्र, असंख्या, केवल असंख्या से काम नहीं चलेगा, नक्की बताना पड़ेगा। हाँ,
25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले। असंख्यात का जो स्पेसिफिक है 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले। इतने द्वीप समुद्र हैं। 144 की गिनती हमने पुष्करार्ध से शुरू की थी, इसलिए कुल संख्या में से 2.5 द्वीप 2 समुद्र को बात करके माइनस करेंगे तो जितने द्वीप समुद्र बाकी है उनमें पहले वलय के चंद्र सूर्य हम दो गुना करेंगे। हाँ, पुष्कर वर समुद्र से लेके पढ़ेंगे आप थोड़ा धीरे धीरे पुष्कर व पढ़िए क्योंकि समुद्र से इसमें नंबर है काफी। पुष्कर व समुद्र से लेकर जो द्वीप या समुद्र जितने लाख योजन विस्तार वाला है उसमें लाख का भाग देकर वहां वलयों का प्रमाण आता है। उसे 9 से गुणा करने पर पहले वलय में स्थित चंद्र सूर्यों का प्रमाण आता है। जैसे पुष्कर वर्ग तीसरा समुद्र है जो 32 लाख योजन का है, उसे लाख का भाग देने पर 32 आए और उसे 9 गुना करने पर 228 आए। इसके प्रथम वलय में 228 चंद्र सूर्य है। वारुणीवर चौथा द्वीप 64 लाख योजन विस्तार वाला है, उसे लाख का भाग देने पर 64 आए और उसे 9 गुना करने पर 576 होते हैं। उतने उतने वहां चंद्र सूर्य है। तो ये फार्मूला स्वयंभू निकल रमण। गया, फार्मूला मिल गया हर एक में कितने कितने हैं। हम्म ठीक है। स्वयंभू रमण द्वीप समय स्वयंभू रमण समुद्र का विस्तार एक राजू के चौथे भाग में 75,000 योजन अधिक इतना है। इसका हिसाब हमने पहले देखा था। एक राजू अर्थात जगत श्रेणी डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि जगत श्रेणी का प्रमाण 7 राजू है। उसका चौथा भाग अर्थात जगत श्रेणी का डिवाइडेड बाय 28, उसमें 75,000 योजन मिलाना इतने लाख योजन होंगे, उसको 1 लाख का भाग देकर 9 गुना करना। जगत श्रेणी बटे 28 प्लस 75,000, इन सभी को गुणा करना है 9 बटे 1 लाख। 1 लाख। इतने स्वयंभू रमण समुद्र के पहले वलय में चंद्र चंद्र सूर्य और है। सूर्य है। हमारे पास ऐसे गणित सूत्र है कि सभी प्रथम वलयों में स्थित चंद्र सूर्यों की संख्या 2 गुणी 2 गुणी है, तो उसका जोड़ निकालें और उनको छोड़कर जो अन्य वलय हैं उनमें प्रत्येक में प्रति वलय 4 4 की वृद्धि होती गई है। समान वृद्धि को चय कहते हैं और इनका भी जोड़ देने का विधान हमें उपलब्ध है। त्रिलोकसार तिलोय परिणति आदि ग्रंथों में से विस्तार से दिया है। इसके आधार से हम चंद्रों की कुल संख्या प्राप्त होती है। इसमें मनुष्य लोग के 2 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 42 प्लस 72 बराबर 132 चंद्र मिला देना। हम मान लेते हैं सभी चंद्रों की संख्या च है। एक एक चंद्र के परिवार में हमने एक चंद्र प्लस एक सूर्य प्लस 88 ग्रह प्लस 28 नक्षत्र प्लस 66,975 कोड़ाकोड़ी तारे देखे थे। इस प्रकार इस संख्या को चंद्र की संख्या से गुणा करने पर समस्त ज्योतिर्विमानों की संख्या आती है। च गुणित 66,975 कोड़ाकोड़ी प्लस 118, यहाँ की च की संख्या ही असंख्यातों में है। अभी इसमें मेन पॉइंट ये है, आप देख रहे हो कि हम टोटल निकाल पा रहे हैं लेकिन टोटल एब्सोल्यूट नंबर में नहीं निकल रहा। 10,000 है, 20 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, 20 करोड़, ऐसे नहीं निकल रहा है। वो निकाल रहे हैं पूरा कितना है, एक राजू होता। एक राजू जो है त्रस्त नाली का लेंथ है। एक राजू को 7 से डिवाइड किया तो जगत श्रेणी होता। वो एक वैल्यू है। जगत श्रेणी है, वो एक वैल्यू है। तो उसको ये बेस मान लिया और फिर एक च मान लिया, टोटल चंद्र की सभी चंद्रों की संख्या च मान लिया। अब एग्जैक्ट नहीं निकाल रहे हैं, बस एक मान लिया च चंद्र। अच्छा, मैं इतना जोड़ दिया और इतना मल्टीप्लाई करके यहाँ च की संख्या असंख्यातों में है, तो असंख्यात है। चंद्रमाओं की संख्या असंख्यात है। तो आज के उसमें भी बताते हैं ना कितने सारे गैलेक्सीज हैं, हर एक गैलेक्सी कितनी बड़ी बड़ी और कितनी डिस्टेंस है। तो ये इतने होंगे तभी मैच होंगे, कम ज्यादा ये भी हमारी कल्पना से बाहर होना चाहिए, तभी वो मैच हो पाएंगे। या लगता है कि कहीं ठीक ठाक है जितना बता रहे।
गिनती करने लायक हो जाएंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। ये गिनती करने लायक ही नहीं, बहुत मुश्किल है, असंख्यात में है। पढ़े आगे या अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर, ये आवली के पहले तक देख लेंगे, आवली से कल देख लेंगे। ठीक है। ज्योतिष देवों का प्रमाण है जगत प्रतर डिवाइडेड बाय 256 अंगुलों का वर्ग। 256 का वर्ग है 65,536, जिसे हम पर्ण ठीक कहते हैं, और अंगुल का वर्ग है प्रतरांगुल। इसे ऐसा लिखेंगे, जगत प्रतर बत्ते प्रतरांगुल गुणा पर्णाठी। जितने ज्योतिष के विमान हैं उनमें प्रत्येक में एक एक चैत्यालय है। इन ज्योतिषों के असंख्य जिन चैत्यालय को हम यहीं से भावपूर्वक नमस्कार करते हैं। इसमें कैलकुलेशन भी कर दिया, लेकिन कैलकुलेशन ये कोई हमारे समझ से बाहर ही है। एक एक इस विमान में संख्या ज्योतिष देव रहते हैं, इसलिए उपरोक्त संख्या को संख्या से गुणा करने पर हम कुछ ज्योतिष देवों की संख्या प्राप्त होती है। देवगति में सर्वाधिक संख्या तो ज्योतिषियों की ही है। असंख्या तो सर जिन चैत्यालय, अकृत्रिम नहीं लिखा हुआ है। एक एक विमान में संख्या ज्योतिष उपरोक्त संख्या को संख्या से गुणा कुछ ज्योतिष देवों की संख्या होती है। देवगति में सर्वाधिक संख्या तो ज्योतिषों की है। देवगति में ज्योतिषों की, इन संख्याओं की विशालता जानने के लिए हाँ, अलग अलग भेद। हाँ, क्या बोला आपने? हाँ सर। क्या बोला आपने, कुछ पूछा था? नहीं सर, मैं यही बोल रही थी कि ये अकृत्रिम चैत्यालय थोड़ी है जो, तो फिर हमारे यहाँ के भी तो चैत्यालय यही हो गए ना। इन ज्योतिषों के असंख्या जिन चैतालयों। हाँ, तो ये भी अकृत्रिम ही होंगे ना, क्योंकि कृत्रिम तो कोई बनाया हो ही नहीं सकता। फिर बना लेते होंगे तो उतना भी नहीं, तो है। नहीं होगा ही नहीं। तो सर फिर इनको सबको चैत्यालय दिए, हमको ही नहीं दिए। एक तो दे देते सर इधर। वो दोनों शायद जिन चैत्यालय और जिन मंदिर। तो इतने असंख्यात सबको दे दिया, एक अपने पास एक तो होना चाहिए था ना। हमको तीर्थंकर दे दिए ना, साक्षात तीर्थंकर हो गए, तीर्थंकर की वाणी है। और तो फिर सर ये कृत्रिम में होंगे ना इनके तो, और नहीं, कृत्रिम में। अकृत्रिम ही हो गए। कृत्रिम कहीं कोई बनाता नहीं है, सिर्फ यहीं पे जो हमारे क्षेत्र में ही बनेंगे, बाकी जगह कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है ना बनाने की। भरत और अरावत क्षेत्र में ही होगी कुछ बनाने की व्यवस्था, वो भी चौथे काल में ही, बाकी जगह तो और कोई बनाते नहीं। हम्म। क्योंकि जब प्रलय होगी तो ये सारे पता नहीं क्या होगा, इनका टूट बिखर जाएंगे सब कुछ, फिर से शुरू होगा। ठीक है। एक एक, हाँ, एक एक विमान में संख्या ज्योतिष देव रहते हैं, इसलिए उपरोक्त संख्या को संख्या से गुणा करने पर हम कुल ज्योतिष देवों की संख्या प्राप्त होती है। देवगति में सर्वाधिक संख्या तो ज्योतिषियों की ही है। ये देख लीजिए, मेन ये है, सबसे ज्यादा ज्योतिष देव ही हैं। तो अगर कोई देवगति में जा रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा बन जाती है कि वो ज्योतिष बन के, देव बन के जाए। और ये भवंतरिक है, ये लोअर लोअर कैटेगरी के देव हैं। भवन व्यासी, ज्योतिष और वेंतर, इनसे ऊंचे वैभव इनसे ज्यादा है। 16 स्वर्गों में जो है उनसे ज्यादा है, 5 ग्रह, 9 ग्रह, 9 अनुत्तर और 5 अनुदिश, कैटेगरी वाइज, वैभव वाइज सबसे ज्यादा इसमें है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ जाने की देवों में ये बन जाती है। तो वो कहते हैं ना, किसी तरह की भी इच्छा हम करते हैं, विदेह क्षेत्र में देखोगे तो विदेह क्षेत्र में वो म्लेच्छ खंड भी आ जाता है। और दूसरी चीज, विदेह क्षेत्र में जाओगे तो मिथ्यात्व ही जाना, मतलब यहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करेंगे, तब मिथ्यात्व रहेंगे, तभी विदेह क्षेत्र जा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशंस होती है। और दूसरा भी, देवों में जाना चाहे तो देवों में कौन सा देव, देव देवियां, वो कितने सारे उसमें कॉम्बिनेशंस हैं। ठीक है, लास्ट पैरा पढ़ लेते हैं। इन संख्याओं की विशालता जानने के लिए असंख्यातों के अलग अलग भेद, आवली, पल्य, अंगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल, जगत श्रेणी, जगत प्रतर, जगत घन लोग जानने होंगे।
सम्यक ज्ञान चंद्रिका में जीव कांड में जो गणित की 14 धाराएं हैं उनमें एक द्विरूप वर्ग धारा है। उसमें 2 के वर्ग से शुरू करके वर्ग का वर्ग, उसका दूसरी बार वर्ग, तीसरी बार वर्ग करते जाना। असंख्यात वर्ग स्थान जाने पर पल्य संख्या आती है। उसके भी आगे उतने ही असंख्यात वर्ग स्थान जाने पर अंगुल नामक असंख्यात की संख्या आती है। आवली का भी पढ़ना है क्या? पढ़ आवली क्या? लीजिए। आवली क्या है? आवली तो जगन्य युक्ता संख्यात समय प्रमाण है। सर एक आवली तो जगत युक्ता संख्यात समय प्रमाण है। सबसे जगन्य असंख्यात का नाम है जगन्य परिता संख्यात। इस संख्या को इतनी ही बार लिखकर आपस में गुणा करेंगे तो जो प्रमाण आता है वह है जगन्य युक्त असंख्यात। इतने समय एक आवली में होते हैं और ऐसी संख्या 1000 कोड़ा कोड़ी आवली 1 सेकंड में होती है। समय कितना सूक्ष्म है, ख्याल में आया? एक तो समय में केवली भगवान विष्णु के समस्त द्रव्य गुणों को, उनकी 3 कालों की पर्यायों को युगपत जानते हैं, फिर भी प्रत्येक की भिन्नता विशेषता भी जानते हैं। कैसा महाअद्भुत ज्ञान स्वभाव है जो हम आप सबका है, उसका विश्वास प्रतीति करने से वह पर्याय में प्रकट होगा ही। हम्म। ये पूरा एक्चुअली जो गणित है ना, लौकिक गणित, उसका एक बार आपने कुछ पॉइंट्स नोट कर लिए हुए कहीं पे, जो बहुत जरूरी अपने समय से जब भी है आगे आगे पढ़ते जाना है। तो अभी इमीडिएटली जैसे आपने दिखाया कि गुणस्थान पढ़ना है, पंचलब्धि पढ़ना है, फिर हम कोई पुराण पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद ये लौकिक गणित पढ़ेंगे, लौकिक गणित। तो थोड़ा सा एक ब्रॉड आउटलाइन मिल जाएगा, तो ये ऑर्डर सर में ये आप भी तो देख लेना। हाँ। सर जीव कांड कर्म कांड भी पढ़ना ही है। हाँ, जीवकांड कर्मकांड में सबसे पहले यही पढ़ना पड़ेगा। अच्छा हाँ, सर तो ये उसके बाद ही तो ये पल्य संख्यात वगैरह, ये अभी तो सिर्फ आया है, आवली वगैरह बार बार आएंगे, तो ये समझ के ही बाद में खुल जाता है कि कितना बड़ा है, संख्याएं कितनी बड़ी है, हमारे ज्ञान में आती है। और यहाँ पे सिर्फ इतना अंडरलाइन कर लीजिए, इतने समय जगन्य युक्ता असंख्यात, जगन्य युक्त असंख्यात एक आवली में होते हैं, इतने समय होते हैं। और ऐसी संख्यात 1000 कोड़ा कोड़ी आवली 1 सेकंड में होती है। समय इतना सूक्ष्म है, जो एक एक सेकंड को वर्तमान में नैनो सेकंड आदि जो विज्ञान ने बनाया है, वो तो कुछ भी नहीं है। उससे भी और छोटे 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 करते करते इतने समय होते हैं, क्योंकि सबसे छोटा समय होता है यूनिट, और वो बहुत सूक्ष्म होता है। 1 सेकंड में तो कोड़ा कोड़ी अवली हो जाती है। इतना सूक्ष्म समय होता है, और वो एक समय में एक एक वो केवली भी जानते हैं, एक एक समय की सबके, वो तीनों काल की, तीनों सभी द्रव्यों की युगपत गुण पर्याय से जानते हैं अलग अलग एक समय में, और ऐसे ही कंटिन्यूस जान रहे हैं। ऐसा हमारा भी ज्ञान स्वभाव है, जो स्वभाव है हमारा, ऐसा ही हमारा ज्ञान स्वभाव हमारा भी है। तो केवली पे तो समय पे तो आती है उसकी वो केवली का भी हमें महानता आएगी, बट उससे ज्यादा जो केवली का स्वभाव है, वो हमारा जो ज्ञान स्वभाव, वो वैसा ही हमारा भी है। ऐसा हमारे ज्ञान स्वभाव की महिमा आती है क्या, इतना जानने की क्षमता हम में भी है, ये वाली इससे आती है महानता, हमारे ज्ञान स्वभाव की। ठीक है, ये सर एटलीस्ट यहाँ आप पे। क्या बोल रहे थे, पॉइंट्स बना लो ताकि आगे अच्छा रहेगा ना सर? सर मैं 2-3 बार बना, मेरा तो ये थोड़ा सा मैथ्स बहुत वीक रहता है। हम्म। सर आप बोल रहे थे ना कुछ पॉइंट्स की बना लो नोट्स। नहीं, मेरा ये कहना था कि आपको एक आगे जैसे जैसे रेफरेंस आ रहे हैं ना, तो आपको एक प्रायोरिटी हो जाएगी, मेरे को अगले समय में ये पुस्तक के बाद, ये शास्त्र के बाद ये शुरू करना है, बहुत जरूरी है। एक तो ये पॉइंट था, हाँ। और दूसरा ये लौकिक गणित आएगा, ये तो जीवकांड पढ़ेंगे तब आएगा, नहीं तो हम यही अगली जो प्रायोरिटी है उनमें एक लौकिक गणित करके शॉर्ट में है, उसको एक बार देखेंगे तो कम से कम ये वर्ड्स का मीनिंग समझ में आएगा, नहीं तो मीनिंग समझ में आता नहीं है। और हर चीज एक दूसरे से किस किस स्थान पे, प्लेस पे बैठती है, वो किससे कितनी गुना बड़ी है, वो समझ में आता, आवली का और घनांगुल का ऐसे। हम्म।
तो वो एक बार देखना ही पड़ेगा, लौकिक गणित अलौकिक गणित जैन धर्म का, ये एक बार देखना पड़ेगा। वरना ये जितना भी लिखा है ना, ये कुछ भी समझ में नहीं आया, वर्ड ही रह जाएंगे बस। उसका जो भाव भाषण होता है, राजू वो का, नहीं ये होता। प्रतर का, आवली का ही भाव भाषण मुश्किल है, तो इसके बाद जगत, प्रतर और राजू। जो एक राजू है कितना बड़ा, 25 कोड़ा कोड़ी, उसमें तो द्वीप समुद्र है, और हर एक द्वीप समुद्र का कितना 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 बढ़ता गया उसका रेडियस या। सर ये तो पहली बार पढ़ा है, वो बहुत मुश्किल है, तो ये तो एक बार और इसको पढ़ना पड़ेगा। अब तो गति अगति का भी बनाना है, लेकिन ठीक है। हाँ नहीं, अभी इसको एक बार पढ़ने से ना, चाहे अपने समय में भी क्यों ना हो, उससे इसका पूरा बैठेगा एक बार में। तो सिर्फ अभी हम पढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पूरा उसका जो नोट्स ओवरव्यू। बनाए ना, तो हम्म। जो मैंने नोट्स बनाए वो एक पूरी कॉपी भर गई मोटी। अब उसको पलट पलट, एक शॉर्ट कॉपी होना चाहिए। अभी सेकंड टाइम कॉपी बनाऊंगी तो वो थोड़ी छोटी बनेगी, तो वो शायद बेटर होगी इससे। नहीं, उसके बाद क्या होता है, थोड़ा हमारे बुद्धि में भी जम जाता है ना, ग्रहण कर लेते हैं पहली बार में, ग्रहण हाँ। बाद में फिर हर चीज लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो पहली बार बहुत ज्यादा बनता है, बाद में पूरा रिपीट भी करने की जरूरत नहीं होती है। हम्म। सर ये कंप्लीट कर लेते हैं, हाँ क्योंकि ये, सर ये कंप्लीट कर लें क्या? हाँ, करना चाहते हो कर लीजिए। हाँ सर कर लेती हूँ, क्योंकि 2 दिन से थोड़ा टाइम मिल गया था। ठीक है, कर लेते हैं यह फिर। विषय बहुत ही यह विषय बहुत ही रोचक है, परंतु गणित के अरुचि वालों को अपचन होगा, इस कारण यह उसको नहीं बताऊंगी। जीव कांड में विस्तार से समझाया है, पुस्तक पढ़कर नहीं समझे तो सीडी सुनना, या सिर्फ संख्या मान की एक ही सीडी है उससे सुनना। सर ये अकेले तो होता नहीं है, तो वही दिक्कत है कि नहीं, क्लास वही में साथ करते चलेंगे। ढाई द्वीप के बाहर सभी चंद्र सूर्य तारे स्थिर ही हैं, ध्रुव हैं। ढाई द्वीप में चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र तथा तारे अपने अपने 4 भ्रमण क्षेत्र में घूमते हैं, मेरु की प्रदक्षिणा देते हैं। हाँ ठीक है। मेरु का 10,000 योजन व्यास छोड़कर उसके आगे 1121 योजन दूरी पर ये द्वीप पाए जाते हैं। आपका इनमें से डाउट यहाँ पे आ गया। हाँ सर, ये थोड़ा समरी टाइप इन्होंने कर दिया नहीं है। नहीं, ये आपने पूछा था ना, ये 10,000 से बाहर है, व्यास को हाँ छोड़कर हाँ है। हाँ। हाँ सर आगे है। इनमें से जो तारे हैं वे कितने ही भ्रमण करते हैं, कितने स्थिर ध्रुव हैं। उन ध्रुव तारों की संख्या इस प्रकार है: जम्बू द्वीप में 36, लवण समुद्र में 139, घातकी खंड में 1010, कालोदधी समुद्र में 41,120, पुष्करार्ध द्वीप में 53,230। ऐसे ढाई द्वीप में ध्रुव तारे कुल 95,535 है। घातकी खंड और पुष्करार्ध के पूर्व और पश्चिम भागों के ज्योतिष विमान अपने अपने अर्ध भाग में गमन करते हैं। अभी अंतिम में ध्रुव तारों की संख्या। ये ध्रुव तारों की संख्या है, तारे तो बहुत है, उसमें से दो भ्रमण नहीं करते हैं, उनकी है बस, ध्रुव की। सर ध्रुव क्या बोल रहे नहीं, ध्रुव तारों की संख्या है। ध्रुव तारे मतलब देखिए, तारे कुछ जो है बता रहे हैं भ्रमण करते हैं, और कुछ स्थिर है। तो ये जो संख्या बताइए, सिर्फ वो स्थिर है, ध्रुव है, उनकी ही है बस। तारे तो बहुत है ना, कोड़ा कोड़ी। नहीं सर, ध्रुव तारा तो बहुत का है। और ये सिर्फ बताए जम्बूद्वीप, द्रवण स्वरूप, ध्रुव तारा सर लिखे थे ना अभी। हाँ, उनके तारे हैं, ये तारे ध्रुव है। एक मिनट। हाँ, ये है ना, एक चंद्र के साथ 184 पे था ना, एक चंद्र के साथ जो टोटल करी थी, एक सूर्य, 88 ग्रह, 28 नक्षत्र, 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे होते हैं। सर ये ध्रुव तारा थोड़ी है, हाँ तारे नहीं हैं। तो ध्रुव तारा तो एक ही होता है, अपने नहीं देखा ऊपर एक ध्रुव तारा होता है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, उसको अभी उसको एक मिनट साइड में रखिए। जो तारे हैं ना, तारे बताए इसमें कोड़ा कोड़ी सागर, कोड़ा कोड़ी के वो कितने ही भ्रमण करते हैं, कितने स्थिर है, इतने में। कुछ भ्रमण करते हैं, कुछ स्थिर है, जो स्थिर है वह ध्रुव है, उन ध्रुव तारों की संख्या बताइए बस। जम्बू द्वीप में 36, लवन समुद्र में, पुष्करार्ध में, ऐसे ढाई द्वीप में पूरे इतने बताएं।
बस, बाकी के नहीं बताए। जो कोड़ा कोड़ी है ना, और फिर मतलब जो स्थिर है उनका बताया है थोड़ा, हाँ, जो ध्रुवता जो मतलब वैसे ध्रुवतारा। तो 66,000 हम्म। कोड़ा कोड़ी नौ है जो सौ तारे हैं। पिचहत्तर कोड़ा कोड़ी है। हाँ, उनमें से सिर्फ इतने ही पंद्रह हजार हाँ, पाँच सौ पैंतीस जो है वो ध्रुव है, बाकी वो सारे घूमते ध्रुव है। हैं ढाई द्वीप और पे। वो ठीक है, और वो स्थिर है। ध्रुव तारे भी आ गए इनके। फिर अभी तो अपन देखते हैं ना, स्काई में तो एक दिखता तो है ध्रुव तारा, चंद्रमा के सर पास में जो है। वो तो सामान्य रूप से हम जो वर्तमान में जानते हैं वो है ध्रुव तारा। लेकिन सर हर चीज को भले ही अपने को नहीं करना, लेकिन कहीं ना कहीं अपन कर मतलब माइंड में तो घूमता ही, पढ़ते पढ़ते वही घूमता है, उसी से कनेक्ट करते हैं। हाँ, वर्तमान में हमें जितना ज्ञान है, बट दोनों एक तालमेल बैठे जरूरी नहीं है। लेकिन सर याद भी उसी से, वो थोड़ा तालमेल बिठा ही लेते हैं अंदर माइंड में, और फिर उसी से इसको समझ रहे हैं, अलग से तो कोई बनता नहीं माइंड में। और सर सूर्य है तो पीला है, चमकता हुआ है, गर्म है, ये चीजें तो आ ही जाती है ना हाँ, सर। ये तो है, सूर्य गर्म है और चंद्रमा ठंडा है। लेकिन अगर वो सूर्य भी घूम रहा है अब वो मेरु बोल पे, रहे हैं कि सुबह अलग आता है, आज कल जो देखोगे परसों वो वाला दूसरा आएगा। आएगा, दो दो तो दो सूर्य है। वो भी दिमाग में आता तो अपना ही स्काई गैलेक्सी से। आगम में तो बहुत विस्तार से अनेक बातें समझाई है। इन दो दो चंद्र सूर्यों के बीच का अंतराल, दिन रात का हिसाब पूरा ही खगोल शास्त्र समझाया है। वहां से जरूर समझने जैसा है, मैंने तो केवल नमूना पेश किया है, आगम ही प्रमाण है। इंद्र चंद्रादिक विमानों के वाहक देव सिंह हाथी वृषभ आकार के धारण करके इन विमानों को पूर्वादि दिशाओं में ले जाते हैं। चंद्र और सूर्य विमान के वाहन देव प्रत्येक के 16,000 है, ग्रहों के 8,000, नक्षत्रों के 4,000, ताराओं के 2,000 है। हाँ, वाहक। विमानों के वाहक देव है ये, विमानों के वाहक देव भी। और ये इनको ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। वाहन देव इन विमानों को खींचते हैं, तो क्या खींचे बिना वे गमन नहीं कर सकते? यह तो वहां के इंद्रों की, देवों की विभूति होती है, उनका वैभव है। जैसे हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ हमारा काफिला होता है, वैसे समझना। अब इनकी आयु का प्रमाण देखते हैं। चंद्र की आयु 1 पल्य प्लस 1 लाख वर्ष, सूर्य की आयु 1 पल्य प्लस 1,000 वर्ष, बृहस्पति की आयु 1 पल्य, बुध मंगल शनि की आयु आधा पल्य। चंद्रदेव तारा की और आयु, हाँ। चंद्र की आयु, चंद्र में चंद्र की जो आयु मतलब चंद्रदेव की आयु होगी ना यार। देव थे, ठीक है। देव की। तारा और नक्षत्रों की उत्कृष्ट आयु पल्ले का चौथा भाग, और जगन्य आयु पल्ले के 8वें भाग प्रमाण। यहाँ वहां के देवों की आयु समझना। देवांगनाओं की आयु अपने अपने देवों की आयु के अर्धभाग प्रमाण होती है। चंद्र और सूर्य इंद्रों की 4 4 पट्ट देवियां होती है। 4 4 हजार परिवार देवियों की एक एक पट्ट देवी होती है, और एक एक पट्ट देवी 4 4 हजार विक्रिया करती है। यहाँ सबसे निकृष्ट हीन पुण्यवान देवों की 32 देवांगनाएं होती है। हमें एक भाई मिले थे, कहते थे कि अब मैं ब्रह्मचर्य लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है देवों में 32 देवांगनाएं तो मिलती ही है। देखो जीवों के अभिप्राय की विचित्रता। ज्योतिष व्यंतर और भवनवासी तीनों मिलाकर भवंतरिक कहते हैं। वहां कौन जन्म लेता है वह बताया है। जिनमत से विपरीत धर्म के आचरण करने वाले, जिन्होंने निदान किया हो, वे अग्नि जल जम्पापात आदि से मरे हुए, अकाम निर्जरा वाले, पंचाग्नि अधिक मोटे तप करने वाले, सदोष चारित्र के धारक जीव भवंतरिक में जन्मते हैं। भोग भूमि के सभी मिथ्या दृष्टि और साधन वाले जीव भवंतरिक में ही जन्म लेते हैं। अब हमारा समय हो गया। बोलिए, विदेश क्षेत्र में विराजमान 17वें तीर्थंकर श्री वीरसेन वीरसेन भगवान की भगवान जय। की जय हो। ये क्या है? जिनमत से विपरीत धर्म के आचरण करने वाले, जिन्होंने हम्म। निदान किया हो, वे अग्नि जल झंपापात आदि से मरे हुए, अकाम निर्जरा वाले, पंचाग्नि आदि खोटे तप करने वाले, सदोष चारित्र के धारक जीव, सदोष चारित्र दोष लगाओ जिसमें, चारित्र धारण करके दोष लगाओ,
भवन त्रिक में जन्मते हैं, भोग भूमि के सभी मिथ्या दृष्टि, भोग भूमि के, भोग भूमि के, ये तो हमने देखा था, सभी सासाधन और मिथ्या दृष्टि जी भवन त्रिक में ही जन्म लेते हैं। मतलब कुछ अच्छा तो किया है लेकिन उसमें कुछ काला लग गया, तो देवगति तो मिली लेकिन निचली वो देवगति भवन मिली, त्रिक में। बस भवन त्रिक वाली मिली। ठीक है, तो एक बार समरी कल देख लेंगे, फिर आ गया पंचमेरु और उसके पंचमेरु, पंचमेरु तो हो ही गया है, ये नंदीश्वर बृहस्पति द्वीप है। पूजा के अकॉर्डिंग, और अप्रतिम चिन्ह चैत्यालयों का हम्म, वर्णन। आकृति, आप लगा लीजिए 4 4 दिन और। हाँ सर, फटाफट इसको करके, और उसके इससे बाद मुझे थोड़ा सा इसको एक बार निश्चय रिवाइज तो कर सब लेंगे, पढ़ना है। एक बार। हाँ सर, एक बार रिवाइज कर लेंगे। मोटा मोटा तो पता चल गया, कुछ चीजें हैं वो एक बार देख लेंगे, तो कौन कहाँ पर है, वो एक लोकेशन देख लेंगे, कौन कहाँ पे होते हैं कौन से, तो वो एक क्लियर हो जाएगा, और कहाँ से कहाँ जा सकता है वो एक 4 पेज बना लेंगे, तो पूरा इसका समरी हो जाएगा।